ये बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल है और इसे देखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद आपको जो तस्वीर दिखाई देती है वो देश की सियासत की तस्वीर दिखाई देगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि कल ही, आपको पता ही है कि कल ही गुजरात में हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उनकी 2 साल की सजा बरकरार रखी थी। बीजेपी ने शायद सोचा नहीं होगा कि इसके बाद राहुल गांधी वकीलों के साथ यही सोचा होगा कि बैठ करके अपने अगले कानूनी कदम के बारे में वो विचार कर रहे होंगे। ये नहीं सोचा होगा बीजेपी ने कि राहुल गांधी ये सब छोड़ करके किसी खेत में धान की रोपाई कर रहे होंगे। वो यही सोच रहे होंगे बीजेपी के लोग कि अब आगे के कदम के बारे में कि कैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जाए, उसकी बात शायद कर रहे होंगे राहुल गांधी, उसकी तैयारियां कर रहे होंगे। उनकी संसद की सदस्यता बहाल हो जाए या वो उनके चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो जाए, इन तमाम मसलों पर चर्चा हो रही होगी। मगर राहुल ने तो ऐसा काम कर दिया जिसके बारे में बीजेपी ने दूर दूर तक सोचा ही नहीं होगा। दरअसल बीजेपी और मोदी जी इसीलिए ही परेशान हो रहे हैं कि वो सोच ही नहीं पाते हैं कि अब राहुल का अगला कदम क्या होगा। सियासत के अखाड़े में अगर अपने प्रतिद्वंदी के दांव पेच का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाए तो पहले ही हार महसूस होने लगती है, यह तय मानिए। फिलहाल बीजेपी की हालत ऐसी ही है। एक तरफ राहुल गांधी के कदमों का अंदाज बीजेपी नहीं लगा पा रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस ने उस पर कुछ ऐसे तीखे वार किए हैं जिनके जवाब देना बीजेपी के लिए मुश्किल हो गया है। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें पवन खेड़ा, जी हां, आप जानते हैं अच्छी तरह से पवन खेड़ा को, पवन खेड़ा ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है और पवन खेड़ा सीधा सीधा आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि देश के कई ठगों का संबंध सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑफिस से या प्रधानमंत्री के ऑफिस से है या बीजेपी से निकल रहा है। पवन खेड़ा ने शुरुआत में ही कहा कि एक कहावत है कि पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके आगे की लाइन उन्होंने कहा कि आप गूगल कर लीजिएगा, लेकिन हमने जहां तक बचपन से सुना है उसके आगे की लाइन आपके सामने रख दे रहा हूं, आपको गूगल करने की जरूरत नहीं है। आगे की लाइनें हैं कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। पवन खेड़ा ने जम्मू कश्मीर में पीएमओ का अधिकारी बनकर लूट मचा रहे किरण पटेल का जिक्र किया और पूछा कि क्या कारण है कि भारत के शीर्ष नेतृत्व को ठग मिल जाते हैं, उनके नाम का इस्तेमाल करके ठगी करते हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि कई जालसाज ठग पिछले महीनों पकड़े गए, कई नहीं पकड़े गए, कई विदेशों में सेटल हो गए, कई अभी तक पीएमओ के आसपास घूम रहे हैं। आइए जरा सुन लेते हैं पवन खेड़ा कह क्या रहे हैं, सुनिए जरा। एक कहावत है, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच। उसकी अगली लाइन बोलूंगा तो दिक्कत में आ जाऊंगा, तो अगली लाइन नहीं बोल रहा, आप गूगल कर लेना। ज्ञानी को तो ज्ञानी मिल जाते हैं और जो अल्प ज्ञानी होता है उसको अल्प ज्ञानी मिलते हैं। अब क्या कारण है कि जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है उनको ठग मिल जाते हैं, वो ठग के चुंबक हैं, ठग उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उनके आसपास रहते हैं, उनके कार्यालयों में रहते हैं, उनका नाम इस्तेमाल करते हैं, उनके अपने विजिटिंग कार्ड्स में उनके कार्यालय का नाम लगा देते हैं। पिछले कुछ महीनों में जितने जालसाज, फरेबी, नामवर जिनको हम 2 नंबरी कहते हैं, जितने पकड़े गए, कई हैं जो नहीं पकड़े गए अभी भी, वो सब इस नेतृत्व के करीबी दायरे में होने का दावा करते हैं या वाकई होते हैं। कई लोग तो विदेशों में सेटल हो गए अपना काम तमाम करके, और कई हैं अभी भी जो प्रधानमंत्री कार्यालय, भाजपा के दफ्तरों में, संघ के समर्थित जो लोग हैं उनके आसपास घूम भी रहे हैं, उनसे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, लेजिटिमेसी भी लेते हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो सुन रहे थे, ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद के नाम पर कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है, भ्रष्टाचार के नाम पर कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है, तब कांग्रेस ने उन पर कड़ा जोरदार पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ से लेकर के तेलंगाना तक मोदी जी कांग्रेस पर आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना पर आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में थे और वहां भाषण दे रहे थे, वहां भी परिवारवाद से लेकर के भ्रष्टाचार तक सब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो गरज रहे थे। भ्रष्टाचार का जब भी नाम आता है तो अब लोग हंसने लगते हैं, परिवारवाद का नाम भी आता है तो लोग हंसने लगते हैं। जरा सुन लेते हैं पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसके बाद अगर हंसने और रोने की बात आएगी तो उस पर भी हम चलेंगे। लेकिन पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेलंगाना में आज थे, चुनाव के प्रचार में लग गए हैं प्रधानमंत्री जी। मणिपुर तो नहीं गए, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव है, जिनमें से 4 राज्यों को नापना शुरू कर दिया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और खासकर परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर। आज तेलंगाना में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार, और देखिए खेल अब तो दिल्ली तक इनके भ्रष्टाचार के तार फैल गए हैं। हम पहले 2 देशों या 2 राज्यों की सरकारों के बीच विकास से जुड़े समझौतों की खबरें सुना करते थे कि भाई विकास के लिए 2 राज्यों ने समझौता किया, पानी के लिए 2 राज्यों ने समझौता किया, ऐसी खबरें आती थी। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब 2 राजनीतिक दलों और 2 राज्य सरकारों के बीच भ्रष्टाचार की डील के आरोप लगे हैं। ये दुर्भाग्य है कि जिस तेलंगाना के लिए जनता ने इतना संघर्ष किया, इतने बलिदान दिए, उस जनता को ऐसे दिन देखने की नौबत आई है। तो तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, अपने भाषण में परिवारवाद का भी नाम लिया, 2 पार्टियों का जिक्र कर रहे हैं यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना तक मोदी जी ने कांग्रेस पर तो आरोप लगाए हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी उनसे पूछ लिया कि अजीत पवार को बीजेपी सरकार में क्यों शामिल किया। आप जानते हैं कि अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और वो शरद पवार के परिवार से भी हैं, यानी मोदी जी को उनकी ही बातों में कांग्रेस ने फंसा दिया है। वहीं राहुल गांधी ने जनता के बीच पहुंचने के सिलसिले से भी बीजेपी जो है वो राहुल गांधी जो पहुंच रहे हैं उससे भी बीजेपी बहुत अपने आप को लाचार महसूस कर रही है, परेशान महसूस कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी को संसद पहुंचने से तो उसने रोक दिया, लेकिन जनता तक पहुंचने से वो नहीं रोक पा रही है। पिछले हफ्ते राहुल गांधी मणिपुर के राहत कैंप्स में थे, आपने देखा, सारी तस्वीरें आपने मणिपुर की देखी। आज राहुल गांधी वहां से निकलकर अब इधर हरियाणा के सोनीपत, और वहां ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मणिपुर की तस्वीर है, राहत के कैंप्स में, और बहुत सारी तस्वीरें आप लोगों तक हम पहुंचाए। 2 दिन तक राहुल गांधी वहां थे, लेकिन आज राहुल गांधी जब हरियाणा के सोनीपत और वहां के गांव में पहुंचे तो वो खेतों में नजर आए। और कल वहां कल जो आने वाला कल है वो कब, कहां, कल किस तबके के बीच दिख जाएंगे, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी भी रात को अब सोते वक्त ये जरूर सोचेगी कि पता नहीं कल सुबह सुबह कौन सी तस्वीर राहुल गांधी की आ जाए और उस पर किसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजना पड़े, कौन उस पर पलटवार करे, क्या तैयारियां करें, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का अगला पड़ाव जो है वो अभी तक सामने नहीं आया है, जारी है यात्रा। ये बहुत बड़ी बात है। आइए दोस्तों, राहुल गांधी से ही चर्चा की शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों नींद उड़ा दी है राहुल गांधी ने, किस तरह राहुल गांधी ने अप्रत्याशित कदमों से बीजेपी को हैरान परेशान कर दिया है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं राहुल गांधी, और सबसे बड़ी बात वही कि राहुल गांधी ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। इस वक्त
6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग साहब जुड़े हुए हैं। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ मीनू जी जुड़ी हुई हैं। मीनू जी, आपका स्वागत है। सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, स्वागत करता हूं स्वामी जी। स्वागत करता हूं प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। और स्वागत करता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका भी। आप सबका स्वागत है और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। दिल्ली से तस्वीरें बड़ी अजीबोगरीब आ रही हैं। दिल्ली का दिल चांदनी चौक, वहां की तस्वीर आई झील के समान, बिल्कुल झील में तब्दील, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है। और एक मिंटो रोड भी है दिल्ली में। जो लोग दिल्ली से बाहर के हैं उनके लिए बता रहा हूं, मिंटो रोड। और केजरीवाल जी कह रहे थे कि अब बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, वहां पानी का जमा, पानी नहीं जमा होगा। लेकिन पानी इतना जमा है वहां पे कि लोग वहां अब बोल रहे हैं कि नाव लेके आओ। तो ये थोड़ी सी बारिश हुई है, ज्यादा बारिश नहीं हुई है दिल्ली में। और चांदनी चौक के सामने जो है वहां पर अभी पिछले 3-4 साल से खूब बढ़िया सड़कें बनाई गई, पैदल आप चल सकते हैं। लेकिन वहां अब आप थोड़े, अगर 2 घंटे और बारिश हो जाए तो नाव लेके जा सकते हैं। यह तस्वीर है दिल्ली की, इसलिए बता रहा हूं कि इसी दिल्ली में सियासत की भी तस्वीरें ऐसी ही चौंकाने वाली आती हैं। और यहां से आगे बढ़ते हैं, राहुल गांधी खेत में पहुंचते हैं, जा रहे होते हैं दिल्ली से निकलकर सुबह सुबह शिमला। लेकिन वो जब मुरथल से आगे बढ़ते हैं, सोनीपत पहुंचते हैं, वहां एक गांव की तरफ बढ़ जाते हैं और खेत में जाकर धान की रोपाई करने लगते हैं। ये धान की रोपाई, मतलब किसानों के बीच जाना, ये क्या पैगाम देता है, यहीं से शुरुआत करते हैं। ये तस्वीरें आप लोग सुबह से बहुत देख रहे होंगे, और जो नहीं देखे उनके लिए कि एक बंदा है जो सूट बूट में नहीं है, टी शर्ट में है और पैंट में है, और उस अपने ट्राउजर को, अपने पैंट को ऊपर करके, और वो किसानों की बात सुन रहा है, वो ट्रैक्टर चला रहा है, किसानों के साथ खाना खा रहा है और 2.5 घंटे उनके बीच रहता है, धान की रोपाई करता है। तो ये है भारत जोड़ो यात्रा। शुरुआत करते हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी से। स्वामी जी, आपके पास आना चाहता हूं। कैसे देखते हैं आप, ये कितनी बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं राहुल गांधी, या ऐसे ही है और ऐसे ही अगले साल? कई लोग बोलते हैं कि 24 के बाद उनको यही करना है, तो इसलिए अभी से ये कर रहे हैं। देखिए राजीव जी, वास्तविकता में जो अभी तक हम लोग बातें करते थे कि भारत और इंडिया 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो समस्या ये हो गई है, मोदी जी तो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और जो राहुल गांधी हैं वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो भारत की 85% आम जनता है, राहुल गांधी उनसे अपने को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और मोदी जी किन के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं? जो कि 5-7% प्लेन में घूमने वाले बड़े बड़े लोग, सूट ले टाई वाले, और आज तक कभी आपने उनको नहीं देखा होगा किसी मैले कुचले कपड़े वाले किसान उनके पास जाए। लेकिन एक राहुल गांधी असल में इतनी चुनौती उनके लिए पेश कर रहे हैं, मोदी जी के लिए समस्या क्रिएट हो रही है। मुझे नहीं लग रहा कि मोदी जी इसका कैसे सामना करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने एक ब्रांड क्रिएट किया था। वो ब्रांड था एक ऐसे नेता का जो दिन में 5 बार ड्रेस बदलता है, बड़े बड़े लोगों से मिलता है, जब वो जाता है तो मोदी मोदी के नारे लगते हैं। और राहुल गांधी ने एक ऐसा ब्रांड क्रिएट कर दिया है पिछले 8 महीने से, जो कि भारत के 85% लोगों से आइडेंटिफाई करता है, जो भारत की जो मूल आत्मा है, जो भारत का आम आदमी है, उसे आइडेंटिफाई करता है। तो मुझे तो राजीव जी देखिए, वास्तविकता में ऐसा लगता है जैसे हम सुनते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन में जब विष निकला था और अमृत निकला था, और महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था, तो मुझे वास्तविकता में ऐसा लगता है कि आज की तारीख में राहुल गांधी जो हैं, जो समाज का निकला हुआ विष है उसको अपने गले में धारण कर रहे हैं। वो जितना समाज का दर्द है, दुख है, कष्ट है, उसको धारित कर रहे हैं। और उसके बाद वो ये कोशिश भी कर रहे हैं कि इस बार जैसे पिछली बार राहु केतु को थोड़ा अमृत का अंश मिल गया था, वो न मिले। तो वास्तविकता में ये जो संघर्ष है, ये भारत की मूल आत्मा का है, ये भारत के उन लोगों का है जो भारत के लिए संघर्ष करते हैं, जो जमीनी संघर्ष करते हैं, जो कि मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो धान रोपने वाले हैं, जो कष्ट से पीड़ित हैं, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है। के साथ असल में जो समस्या क्रिएट हो गई है, जो ब्रांड राहुल गांधी ने क्रिएट कर दिया है
कि उन्होंने जो उच्च वर्ग का 15-20% लोगों का अपना जो एक सेगमेंट क्रिएट किया है, और ये मार्केट सेगमेंटेशन के हिसाब से राहुल गांधी ने जो 80, तो पहले जैसे बीजेपी वाले कहते थे लड़ाई 80 और 20 की है, वास्तविकता में राहुल गांधी ने वो 80-20 की लड़ाई में परिवर्तित उसको कर दिया है। 80% वो लोग हैं जो मेहनतकश हैं, जो संघर्षशील हैं, जो कष्ट में हैं, जो असली भारतवासी हैं। और जो ये लोग हैं जो ये हवाला रैकेट वाले, काला धन वाले, बड़े बड़े स्विट्जरलैंड में बैंक अकाउंट खोलने वाले, पनामा में अकाउंट खोलने वाले, कश्मीर में और उत्तराखंड में Z+ सिक्योरिटी लेके चले जाने वाले, देश को छोड़ जाने वाले, वो जो 20% लोग हैं वो एक तरफ हो गए हैं। और जो 80% देश की जनसंख्या है, जो आपने कर्नाटक में तो राजीव जी अपनी अंगड़ाई देखी है, अभी आप वो अंगड़ाई का जो असली रूपांतर देखेंगे वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में देखेंगे। तेलंगाना जो लग रहा था कि 5 चुनावों में सबसे कमजोर होगा, मुझे ऐसा लगता है जो मैंने राहुल गांधी की वहां की मीटिंग देखी है, वहां एक प्रकार का तूफान उठ रहा है राहुल गांधी के फेवर में, और बीजेपी भी साफ हो जाएगी, BRS भी साफ हो जाएगी। तो वास्तविकता में ये संघर्ष अब 80 और 20 का हो गया है, देश की असली जनता का, भारत का, और 20% सूट बूट वाले इंडिया के बीच का संघर्ष है। भारत जीतेगा और हम ये चाहेंगे कि भारत जीते, जिसे देश का जो मेहनतकश है, जो संघर्षशील आदमी है, जिसके चेहरे पे पसीना आता है, उसको न्याय मिले, उसको नौकरी मिले, उसको रोजगार उसका चले। और जो 20% लोग हैं इनके हाथ में जो दौलत सिमटती चली जा रही है वो न सिमटे, ये वितरित हो और सबके हाथ में जाए। जी, 80 और 20 दोस्तों आप समझ गए होंगे, यहां स्वामी जी 80 और 20 जो कह रहे हैं ये 20% सूट बूट वालों के लिए कह रहे हैं। वो मत सोचिए जो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ कहा था, यहां कुछ और कहा जा रहा है। खैर, लेकिन क्योंकि 80-20 काफी ज्यादा चलता है और बहुत शानदार ढंग से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी ने इसका डेफिनेशन, इसकी परिभाषा, नई परिभाषा यहां गढ़ के रखा है आप लोगों के बीच। और राहुल गांधी चूंकि ऑलरेडी अब खेतों में हैं और कभी बच्चों के बीच जाते हैं, एक सिंपल लाइफ जीने का एहसास कराते हैं, भारत और इंडिया के फर्क को बताते हैं। और अभी बात कर रहे थे स्वामी जी तेलंगाना की, कि तेलंगाना में कितनी भीड़ थी। उस तस्वीर को एक बार फिर से आप लोगों के सामने लाकर हम जरूर रखेंगे कि तेलंगाना की भीड़ क्या कुछ कहती है, और ये जरूरी भी है। खम्मम, तेलंगाना के खम्मम में थे राहुल गांधी वहां पे। लेकिन प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, राहुल गांधी यहां दिल्ली में कभी बंगाली मार्केट चले जाते हैं, कभी चांदनी चौक चले जाते हैं, कभी मुखर्जी नगर चले जाते हैं, कभी झुग्गी झोपड़ियों में चले जाते हैं। सारी तस्वीरें आपने देखी। ये तेलंगाना की तस्वीर है जब हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और राहुल गांधी आगे जाते हैं। ये तस्वीर कह रहा था मैं कि अभी दिखाएंगे, और यहां की भीड़ देख करके समझ में आ जाएगी बातें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में थे और वहां की भीड़, पीएम की भीड़ और ये भीड़ क्यों अब तुलना की जा रही है। ये देखिए, ये उनके स्वागत की सत्कार में जो लोग इकट्ठा हुए थे, और इसी के बारे में अभी स्वामी जी बोल भी रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हम चलते हैं, जरा आपसे समझना चाहता हूं, ये भीड़ या धान की रोपाई या लोगों के बीच जाना, हालांकि अब थोड़ा थोड़ा इन चीजों पे भरोसा इसलिए करना जरूरी भी है, उचित है। हम और आप साथ साथ हम लोग गए थे कर्नाटक चुनाव को कवर करने के लिए प्रशांत जी, और कर्नाटक ने बहुत कुछ रख दिया है। सैंपल साइज जो हम लोग लेते हैं ओपिनियन पोल के लिए, वो ओपिनियन पोल के रूप में कर्नाटक दिखाई देता है कि नहीं देता है। 2024 तो दूर की बात है, 5 राज्यों के चुनाव की ही अगर कहें तो क्या हम लोग जो सैंपल लेके आए वहां से, वो सैंपल यहां दिखाई देता है। और उसमें सबसे बड़ी बात जो सैंपल की कह रहा हूं, वो धान के खेत तक की बात है, जहां पानी में, कीचड़ में एक इंसान, सामान्य किसानों के साथ, खेतिहर मजदूरों के साथ धान की रोपाई कर रहा है। यही काम तो वो बस में चलते हुए, अभी आप देखें तस्वीर, जब वहां बस में चल रहे हैं राहुल गांधी, एक महिला आती है और उसके लिए उठ के खड़े, ये महिला बगल में बैठी हुई है, ये महिला जब आती है तो इसके लिए उठ के खड़े हो जाते हैं राहुल गांधी। फिर ये अपनी बात कह रही है, रो रही है, देखिए आंखों में आंसू है। फिर ये मोबाइल से तस्वीर शायद अपने बेटे या किसी की दिखा रही है और राहुल गांधी बात कर रहे हैं। क्या ये राजनीति दूर तक जाती हुई दिखाई देती है आपको प्रशांत जी?
60% भारत जिसने 2019 में बीजेपी को वोट नहीं दिया, उसका कोई एक नेता नहीं है, तमाम सारे ऑफशूट्स हैं। और बीजेपी जो कि बड़ा एक स्लाइस मतदाताओं का लेती है, सरकार में है, संस्थाएं और मीडिया उसके पास है, और एक बड़े पैमाने पर जो जिसका तमाम संस्थाओं पे कब्जा है, यानी हिंदू अपर कास्ट, वो उसके लगभग साथ है। इसके सहारे बीजेपी ने एक अपनी जो वैचारिक छतरी है वो काफी फैलाई है, और जो वैकल्पिक विषय थी, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टियों के जरिए थी, चाहे वो सेकुलर पार्टियों के जरिए थी, सामाजिक न्याय की पार्टियों के जरिए थी, धीमे धीमे उनका जो आधार है वो कम होता गया। और दो चीजों ने भाषा बदल दी है पॉलिटिकल एंगेजमेंट की, एक सोशल मीडिया ने, और दूसरा कोरोना के काल में जब सब कुछ बंद हो गया। जी राजीव जी, जी राहुल गांधी ये बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। मुझे याद है कि वो महाराष्ट्र में, जगह का नाम मुझे नहीं याद आ रहा अभी, महाराष्ट्र में शायद सतारा में या रत्नागिरी में कहीं मजदूरों के साथ काम कर रहे थे, और ऐसे अमेठी में वो गए, लोगों के घरों पे रहे। तो तब भी ये खबरें मीडिया में बड़े पैमाने पर आती थी, मुंबई में लोकल ट्रेन पे चले, तमाम सारी ऐसी बातें। उसके बाद वो प्रोजेक्ट आता राहुल गांधी के खिलाफ, और उस प्रोजेक्ट के दौरान राहुल गांधी ने भी इंगेजमेंट छोड़ा जनता के साथ। वो उस प्रोजेक्ट की कामयाबी थी, और अब वो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद उससे निकल कर आए। तो यहाँ दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, राहुल गांधी एक जो काम कर रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी के खिलाफ एक वैकल्पिक वैचारिक, जो भारत का मूल वैचारिक जमीन थी, संविधान के इर्द गिर्द लोकतंत्र, सेकुलरिज्म, सामाजिक न्याय, सोशलिज्म, इसके इर्द गिर्द जो भारत की जमीन थी, वो उसको रिक्लेम कर रहे हैं, और उसमें वो उनका कोई कंफ्यूजन नहीं, लगातार वो बातें कर रहे हैं। ये बातें और नेताओं ने करना बंद कर दिया है, लेकिन राहुल गांधी शिद्दत से इसको लगातार, चाहे वो भारत हो या भारत के बाहर हो, किसी माध्यम से वो होते हैं, वो ये बातें करते हैं। इसके साथ साथ देखिए, ये बातें, ये वैचारिक वैकल्पिक विचार का जो स्पेस है, वो सेमिनार से नहीं बन जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की सेमिनार से, या इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की सेमिनार से, या प्रेस कॉन्फ्रेंस से। वो करना होगा कनेक्ट करने से, जो भारत जोड़ो यात्रा में वो है, या जो अब हो रहा है, उसमें वो ऑप्टिक्स बहुत जरूरी है, ये तस्वीरें बहुत जरूरी हैं, और वो एंगेजमेंट है। लेकिन मैं टीवी स्क्रीन पे उन तस्वीरों को देख रहा हूँ, तो ये तस्वीरें, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि पिक्चर स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स, तो हजारों शब्द के बराबर एक तस्वीर होती है। तो तस्वीर बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये दोनों चीज का सामंजस्य अब मुझे लगता है कि ठीक ढंग से बैठ रहा है। हालांकि ये काम पहले होना चाहिए था, लेकिन अब हो रहा है। और तो वैकल्पिक विचार और वैकल्पिक शैली राजनीति की, जनता से एंगेजमेंट की, ये दोनों चीजें राहुल गांधी बहुत मुकम्मल ढंग से जो है वो डेवलप कर रहे हैं। तो ये राजनीति में एक बिल्कुल नई धारा होगी, और जो तमाम जो हम लोग देख रहे हैं पिछले 20-25 साल से, कि कांग्रेस की तरफ से भी इस तरीके का एंगेजमेंट होना बंद हो गया था। ब्लैक कैट कमांडो, हेलीकॉप्टर, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, राजनीति का मतलब यही हो गया था जी। तो उस घेरे को राहुल गांधी ने तोड़ा है, और ये बहुत जरूरी है। इसके परिणाम कुछ भी हो, इलेक्शन के नंबर ऑफ सीट्स कितनी आती हैं और क्या होता है, लेकिन
जो राजनीतिक दखल है, हस्तक्षेप है, वो बहुत आवश्यक है। मणिपुर में कांग्रेस की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन राहुल गांधी गए, वहां का लोगों का दुख दर्द सुना। ये बहुत जरूरी है। लोगों का दिल्ली के नेताओं से या बड़े नेताओं के प्रति जो विश्वास है, वो लोकतंत्र के प्रति आस्था को कायम रखता है। और ये अच्छी शुरुआत है या अच्छा कदम है, मैं कहूँगा। उसको और लोगों को भी इसको फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। जी, ये अच्छी शुरुआत, अच्छा कदम, दूसरे नेताओं को भी और लोगों को भी फॉलो करना चाहिए। किस ढंग से फॉलो करें दूसरे नेता? मीनू जी, आपके पास आना चाहता हूं। मीनू जी, कैसे आप देखती हैं राहुल गांधी क्या सचमुच एक चुनौती बनते चले जा रहे हैं? और क्या अभी तक जो बीजेपी खेमे में कहा जाता था कि मोदी जी के सामने कोई दूसरा नहीं है, क्या अब बीजेपी वाले भी मानने के लिए तैयार हो रहे हैं या हो जाएंगे कि नहीं, चुनौती बहुत है और ज़बरदस्त चुनौती है? ऐसा देखा जा सकता है। धान के खेत में जाते कभी राहुल गांधी, अलग अलग जो तस्वीरें राहुल गांधी की आ रही हैं, और एक नेता जो जन नेता होता है उसको ऐसे ही तो करना चाहिए। मीनू जी। जी राजीव जी, देखिए राहुल गांधी जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पार्ट 2 लिख रहे हैं। अब आप कहेंगे लिख थोड़ी रहे हैं, वो पार्ट 1 नेहरू लिख चुके हैं, उनके परनाना या दादा जो भी कहा जाएगा। पार्ट 2 वो सड़कों पे लिख रहे हैं, सड़कों पे जो चल रहे हैं, जो असली भारत माता आज जो उन्होंने किया, वो आज वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखते हुए नेहरू की जो भारत माता की जो डेफिनेशन है, उसकी जो असली भारत माता है, जो उसकी आत्मा है, आज उसके साथ वो खेतों में काम कर रहे थे भारत माता के साथ। तो ये तस्वीर जो है, जैसा कि टंडन जी ने कहा कि लोगों के दिल में उतर गई ऑप्टिक्स जिसकी बात आ रही है, और ये इस तरह के ऑप्टिक्स लगातार राहुल गांधी दे रहे हैं। वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उनको जनता को लुभाना है, वो इनफैक्ट उनका जो व्यक्तित्व है उसके दर्शन होते हैं इसके जरिए हमें, कि राहुल गांधी देखिए भारत जोड़ो यात्रा, जैसा मैंने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा की निरंतरता है। ये जो अभी चल रहा है, कभी ट्रक ड्राइवर्स के साथ, मैकेनिक्स के साथ, आज फिर ये भारत माता के साथ खेतों में काम कर रहे हैं, धान रोप रहे हैं। तो ये जो है राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी यही करते रहे पूरे 5 महीने। आम जन से मिले, उनके साथ साथ वो कॉफी बागान के मजदूर, रबड़ बागान के मजदूर, मसाला बागान के मजदूर, मनरेगा मजदूर, मछुआरे और हथकरघा मजदूर, सफाई कर्मचारी, मैकेनिक, आदिवासी, न जाने मतलब जो हाशिए पे पड़े हुए लोग हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जो असल में असली भारत माता है, वो उसके साथ लगातार इंटरेक्शन में है। और वही अब चल रहा है। ये सीन है जो ये भी उसी का हिस्सा है, और जो राहुल गांधी मिले हैं वो भी उसी का हिस्सा है। अब लोगों के दिलों में ये तस्वीरें क्यों उतर रही हैं, ये इंटरेक्शन लोगों को क्यों एक सूदिंग इफेक्ट छोड़ रहा है? देखिए कल जिस तरह से हवा में टेंशन थी, सभी लोग बड़े टेंस थे जो कल गुजरात हाईकोर्ट का निर्णय था, तो राहुल गांधी ने उसको एक झटके में पलट दिया। देखिए टेंशन क्या इस व्यक्ति को नहीं होगी, लेकिन इसने जो ये सुबह जो तस्वीरें सामने आई उससे जनता वो भूल गई, उनको टेंशन ही भूल गई। तो लोगों को यही चाहिए, क्योंकि दुनिया, इस जो देश की जो जनता है वो तंग आ चुकी है। नेताओं की आक्रामक भाषा, नेताओं की आक्रामक भावभंगिमा और जनता से दूरी, उससे ऊब गई है जनता अब नेताओं के मन की बात रेडियो पे नहीं सुनना चाहती है। जनता अब डिजिटल मीडिया के ऊपर 8 बजे नेता का भाषण नहीं सुनना चाहती है। अब उसको चाहिए कि जो आए सामने दिखाई दे, उनको नेता साक्षात रूप में दिखाई दे। देखिए ह्यूमन टच की जो महत्व है वो इस मानव सभ्यता में आज भी है, पहले भी था और हमेशा रहेगा। तो जो ह्यूमन टच है, जो व्यक्ति टू व्यक्ति संपर्क है, वो खत्म होता जा रहा था। उसको राहुल गांधी ने दोबारा से रेस्टोर कर दिया है पब्लिक डिस्कोर्स में। तो वो चीज जो है जनता को पसंद आ रही है। मैं आपको पहले भी आप भारत यात्रा के दौरान कहती रही, लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ शुरू में तो कि इस तरह का कोई इतना बड़ा नेता जनता के बीच में आ सकता है और गले लगा रहा है हर किसी को। जो कोई परेशान है तो बच्चा, महिला, बूढ़ा, बीमार, जो भी आ जाए उससे
उससे प्रेम से मिलती, टच भी चाहिए। बहुत परेशान है जनता इस नफरत से। दिस शोज की पब्लिक जो इसमें एक खास बात यह है कि राहुल गांधी की लैंग्वेज वो बड़ी सॉफ्ट है, प्लेजेंट है, हंसते मुस्कुराते लोगों से बात करते हैं, तो वो लोगों को अच्छा लगता है कि भाई नेता ऐसा भी होना चाहिए। और एक मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी ने नेता की एक नई डेफिनेशन इस देश में बना दी है। अब नेताओं को अगर पॉपुलर होना है तो राहुल गांधी जैसा बनना पड़ेगा। एक दूसरी बात मैं इसमें और कहना चाहूंगी कि इसमें राहुल गांधी जो लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई कल इतना बड़ा वो हुआ और इतना बड़ा घटनाक्रम राहुल गांधी को झटका लगा और उसके बावजूद भी इतने शांत चित्त है, स्थिर है, कैसे हैं? देखिए ये स्थिरता इनकी विपස්සना से आती है। ये विपස්සना के साधक है राहुल गांधी और काफी समय से कर रहे हैं। तो विपස්සना बोले तो मेडिटेशन, तो ये भी इनके चित्त को स्थिरता देती है। और वो साफ झलक रहा है जिस तरीके से अभी देखिए इतनी सुरक्षा का घेराव और सुरक्षा को उनकी खतरा है और उसके बावजूद भी उन सब को नकारते हुए वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी, लोगों को एक अविश्वसनीय है लोगों के लिए ये नजारे जो दिखाई दे रहे हैं। और बीजेपी जो है इस नींद उड़ी हुई है। इसीलिए देखिए ये जो कल का था जो भी था, उसके अलावा देखिए जो आज हुआ है, आज फिर इस घटना ने सब महफिल लूट ली जिसको कहते हैं। तो ये राहुल गांधी के, मेरा मानना ऐसा है कि राहुल गांधी के ऊपर जो अटैक्स है मोदी सरकार के वो और इंटेंसिफाई होंगे, बढ़ेंगे। नींद उड़ी हुई है मोदी सरकार की। लोग मजाक कर रहे हैं कि भैया मोदी जी को बड़ा डिफिकल्ट टास्क दे दिया है राहुल गांधी ने आज, ये कैसे करेंगे, इसको कैसे मोदी जी निपटेंगे, इसका जवाब कैसे देंगे? तो देखिए उनकी राहुल गांधी की कोई कंपटीशन नहीं है मोदी जी से, लोग कह रहे हैं इस बात को। उनको तो भारत माता के साथ संपर्क में रहना है और वो कर रहे हैं और बड़े सक्सेसफुली लोगों के दिल में उतरे जा रहे हैं, जिसको कहते हैं ना दिल लूटने वाले जादूगर। जी राजीव जी बिल्कुल, दिल लूटने वाले जादूगर, बढ़िया नाम दिया आपने मीनू जी। राहुल गांधी रियली दिल लूट रहे हैं। एक बार आना चाहता हूं सुनील जी आपके पास, फिर आता हूं गर्ग साहब के पास में, तमाम मसलों पे चर्चा करेंगे और सप्ताह भर का बहुत सारा इकट्ठा भी रहता है गर्ग साहब के पास, उन तमाम चीज़ों को लेके आएंगे हम। गुजरात हाई कोर्ट की बात भी करेंगे और राहुल गांधी उसके बाद ये जो विपश्यना कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं और जो टेंशन दे रहे हैं, खुद तो चुपचाप हैं लेकिन दूसरों को इतना टेंशन क्यों दे रहे हैं ये भी समझेंगे गर्ग साहब से। लेकिन अभी सुनील शुक्ला जी आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या लगता है आपको राहुल गांधी की राजनीति की जो ये दिशा है, यही दिशा अब देश की राजनीति में हावी होती हुई दिखाई देगी? ये जो कुछ कर रहे हैं राहुल गांधी ऐसे ही करना होगा, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समान जो वो भाषण देते हैं, जो जुमले गढ़ते हैं, जो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं? क्योंकि अब दो नेता, जन नेता, पहले एक अकेला चलता था और कहते भी थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अकेला सब पर भारी, लेकिन कल पहली बार प्रधानमंत्री जब रायपुर में भाषण देने गए तो अपने साथ 5 और मंत्रियों को लेके गए थे, एक नहीं बल्कि 5 थे, तो वहां अकेला वाला मामला भी खत्म हो गया है। कैसे देखा जाए मोदी बनाम राहुल को, अब कहां देखते हैं आप सुनील जी? धन्यवाद राजीव जी। श्रवण गर्ग साहब ने आज एक ट्वीट किया है, 2 लाइन की ट्वीट है इनकी, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ाओ बिल्कुल। लोकतंत्र की फसल काट करके कुछ लोग क्या हो गए और यह नेता लोकतंत्र की फसल फिर से बो रहा है, यही जरूरत है। यह 2 लाइन आज पूरे घटनाक्रम का सार है, निचोड़ है। ये आज नेता कौन है? किस नेता को लोगों ने एक्सेप्ट किया? जिसका पब्लिक कनेक्ट रहा, जिसको लोगों ने अपने बीच का माना, जिससे संवाद कायम करने में, मिलने जुलने में कभी किसी ने हिचक नहीं महसूस की। मैं एक बार उड़ीसा गया था, वहां लोगों को बताया कि जब बीजू पटनायक किसी जिले में जाते थे तो वहां बंदी हो जाती थी, पूरे इलाके में हो जाता था कि आज बीजू बाबू आने वाले हैं और बीजू बाबू को सुनना है। और मैंने क्लिप्स देखी हैं कि बीजू पटनायक लोग हाथ जोड़ करके सुन रहे होते हैं, जैसे किसी बड़े भारी महात्मा का या किसी बड़े सिद्ध पुरुष की आवाज सुन रहे हो। यह नेता की पकड़ होती है। हम लोग अपने जीवन में देखे हैं कि वही नेता सफल रहा है जिसका पब्लिक कनेक्ट बेहतर हो। नेता को अपनी इमेज बनाने के लिए किसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ती है।
किसी पर्सनालिटी बिल्डिंग प्रोफेशनल की आवश्यकता नहीं होती है। उसको इस बात की चिंता नहीं होती है कि किस मौसम में, किस दिन, किस रंग का कपड़ा पहने हुए या नहीं पहने हुए। नेता की ताकत होती है कि उसका पब्लिक कनेक्ट कैसा है, लोग उसको अपने बीच का कैसा मानते हैं। इस राहुल गांधी को, राजीव जी, मैंने कई बार अमेठी में देखा है, उस समय जब यूपीए की सरकार होती थी, और जो इनका अपना तरीका था लोगों से मिलने जुलने का, कहीं कोई भी, सब जितने कार्यक्रम होते थे ज्यादातर घोषित, जा रहे हैं रास्ते में रुक कर लोगों से बात कर रहे हैं, और लोग वहां अपने आप को इनसे एक अच्छा खासा लगाव महसूस करते थे। और मुझे लगता है कि आज भी यही कार्यशैली सोनिया गांधी की रायबरेली मैंने देखी है और अमेठी मैंने राहुल गांधी की देखी थी। लेकिन एक बहुत ही व्यापक तरीके से ये अभियान चलाया गया और एक ऐसी इमेज बनाने की कोशिश की गई कि ये बहुत ही अगंभीर और निर्लिप्त भाव से राजनीति करने वाले लोग हैं, जिनको लोगों के सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी ने इन सभी भ्रमों को तोड़ दिया। आज ये फोटो इस बात की गवाही है कि यह व्यक्ति वास्तव में जनता से कितना जुड़ना चाहता है। सबके हाथ में अपने अपने जूते उनके हाथ में है, कोई किसी को दिया हुआ नहीं है। सब, किसी के पास बूट नहीं है कीचड़ में जाने के लिए कि बूट पहन करके आप खेत में घुस गए। सबके पैर कीचड़ से सने हुए हैं, नंगे पैर हैं, सबके जूते उनके हाथ में हैं और अपने आप को संभालते हुए खेत के पगडंडी मेड़ों पे चलते चले जा रहे हैं। जनता से जुड़ने का यही तरीका होता है और इस तरीके को आप रोक नहीं सकते, इस तरीके को आप खारिज नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने जो अभियान शुरू किया अपनी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, उस लाइन को, उस लकीर को लगातार लंबी खींचते चले जा रहा है। मैं मीनू जी की बात से सहमत हूं कि जो कल का पूरे देश का एक तनाव की स्थिति थी, वो लोग जो इस देश में लोकतंत्र की वापसी चाहते हैं, या वो लोग जो इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर हो रहे हमले से लेकर चिंतित हैं, उसको एकदम आसान कर दिया। उस किसी भी व्यक्ति से आपका प्रतिद्वंदी घबराएगा जिसका पब्लिक कनेक्ट बेहतर होगा, जो अपने आप को जनता के सरोकारों से जुड़ा हुआ महसूस करेगा, उन संस्थाओं के प्रति विश्वास निस्बत का होगा जिससे लोकतांत्रिक परंपराएं और स्थितियां मजबूत होती हैं। राहुल गांधी ने ही किया। राहुल गांधी की वो पहली लाइन मुझे याद है कि जनता से जुड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है इस देश में उसका समाधान केवल और केवल जनता के पास है। और जनता के पास जब आप जनता की बात को पहुंचाएंगे नहीं तो उसका कोई समाधान नहीं निकल सकता। यह राहुल गांधी की ताकत है कि आज यह कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री वो कह दे तुरंत थोड़ी देर में कि आज जो बात कही जा रही है वो झूठ बात है, अगर यह बात कही जाए कि केंद्र सरकार का गृह मंत्री झूठ बोल रहा है, यह वह ताकत है जो जनता से लोगों को मिली है और राहुल गांधी ने इसी बात को फैलाया। आज जो आप झूठ का वातावरण बनाए हुए हैं, जो एक कृत्रिम माहौल बना करके आप लोगों ने रखा हुआ है, उस पूरे के पूरे स्थितियों को इस पब्लिक कनेक्ट ने खारिज कर दिया और लोगों के बीच जाकर के राहुल गांधी ने ये बताने की कोशिश की, अपने आप को जोड़ने की। मणिपुर की यात्रा क्या थी? मणिपुर में जाके क्या कर लेंगे आप? किसी को दो रोटी देने की स्थिति आपकी नहीं, कोई आपकी सरकार थोड़े है वहां। लेकिन किसी के दुख दर्द में उपस्थित होना, उनके साथ अपने को जोड़ना, उस सामने वाले व्यक्ति के दुख दर्द को कम करना है। और ये नहीं कि गए और एक आपने राजनीतिक पर्यटन किया और चले आए। 2 दिन 3 दिन 2.5 दिन आप वहां रहे, जिन जिन लोगों से मिलना था मिले, राज्यपाल से भी मुलाकात की। अगर सड़क के किनारे खड़ा हुआ सिक्योरिटी का आदमी, अगर राहुल गांधी जो संसद का सदस्य तक नहीं है, किसी पार्टी का महत्वपूर्ण ऑफिस बेयर भी नहीं है, वो खड़ा होकर के कहता है कि साहब मुझे आपके साथ सेल्फी लेना, 1-2 नहीं लाइन लगी हुई है। यह बढ़ता हुआ विश्वास है और यह बढ़ता हुआ विश्वास इंजेक्ट किया हुआ नहीं है, लोगों के बीच से उपजा हुआ है। और ये उपजा किस बात पे है कि इस नेता ने अपने आप को लोगों से जोड़ने की कोशिश की, हर वर्ग के लोगों से जुड़ने की कोशिश की, चाहे किसान हो, विद्यार्थी हो, मैकेनिक हो, चाय बेचने वाला हो, किसी कंपनी में काम करने वाला हो, जो व्यक्ति उपेक्षित है या जिसके सामने कोई ना कोई संकट है, जिसको ये लग रहा है कि सरकार उसका ध्यान नहीं दे रही है, जिस बात के लिए लोग सरकार की तरफ देखते हैं। तो यह जो जनता से लगातार जुड़े रहने की स्थिति है, सरकार की जो वादा खिलाफी है, सरकार की जो विफलताएं हैं, लोकतंत्र पे जो प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो राहुल गांधी ने आवाज दी है, यह सबसे बड़ा संकट है सत्तारूढ़ दल के लिए। और यह क्रम रुक नहीं रहा है। आज मैंने कल किसी ने नहीं सोचा था कि करोल बाग में मोटर मैकेनिक से मिलने के बाद आप धान के रुपए करने लगेंगे।
यह जो एक अचानक और स्वाभाविक सी गतिविधि है, यह राहुल गांधी के प्रति विश्वसनीयता लोगों की ओर बढ़ा रही है कि यह राजनीति करने या राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश नहीं है, बल्कि लोगों के सामने उनके मुद्दों के साथ खड़े होने की कोशिश है, एक ईमानदार कोशिश है। और लोगों का इस बात का आह्वान है कि आपको निकल करके आना होगा, आप उन चीजों को आपको समझना होगा कि आपकी सक्रिय भागीदारी के बगैर जो लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, लोकतंत्र पर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर चुनौतियां खड़ी की जा रही हैं, उसका समाधान नहीं निकलने वाला है। जिस तरह की राजनीतिक गतिविधियां राहुल गांधी ने अपनाई हैं, वह किसी भी ऐसे दल के लिए चुनौती है जो केवल कृत्रिम वातावरण तैयार करती है, जो केवल पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण की बात करती है, ऐसे मुद्दों को उठाकर ध्रुवीकरण की बात करती है जिससे लोगों के मन में भावनात्मक उसकी कीमत वसूल की जा सके। जो सरकारें अपने गवर्नेंस की बात नहीं करने के लिए तैयार हैं, उनके लिए राहुल गांधी की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं बहुत बड़ी चुनौती है। आप आज अगर छत्तीसगढ़ में जो सरकार कह रही है कि हमने ये किया है, हमारी ये कार्यक्रम है, हमने लोगों के लिए, किसानों के लिए कोरोना काल में हमने ये किया है, इसलिए हम आपके साथ हम आपसे चाहते हैं कि आप हमको दोबारा जनादेश दीजिए। आप तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, आप तो किसी का पैर धो रहे हैं और किसी को शाल पहना रहे हैं। पैर मत धोइए किसी का, उसको अपने पैर पे खड़ा कर दीजिए, वो अपने आप आपका ही पैर धोएगा, 10 और लोगों का पैर धोएगा। लेकिन जब आप इसकी बात नहीं करते हैं, तब आपके सामने राहुल गांधी जैसे लोग जब राजनीति करने लगते हैं, कोई ऐसा नेता बताइए, हमने तो अपने राज्य में देखा है, कमलापति त्रिपाठी से लेकर के और कल्याण सिंह तक, बीच में अगर मायावती जी को हटा दे, कोई ऐसा नेता नहीं था जिसका पब्लिक कनेक्ट बहुत बेहतर ना हो। सड़क के किनारे लोग रोक लेते थे, बात करते थे उनसे, और अपनी बात करते थे, लोग खड़े हुए सुनते थे। किसी ने आज तो अगर आप जनता दर्शन के नाम पर, जनता दरबार के नाम पर जो ये नाटक चलता है कि एक व्यक्ति अपना एप्लीकेशन लेके खड़ा होता है, 5 पुलिस वाले उसको घेर के खड़े रहते हैं, उसको हो सकता है कि उससे अचानक उसका नाम पूछ दिया जाए कि तुम्हारा नाम क्या है, तो भूल जाएगा। और ये ऐसे नेता होते हैं जिनसे आप निर्द्वंद होकर अपनी बात कहिए, 5 सवाल पूछिए और वह दिन याद कीजिए जब किसी महिला ने जवाहरलाल नेहरू का कॉलर पकड़ लिया था। अगर आप पब्लिक कनेक्ट नहीं करेंगे और आप इस तरह के एक अपने हीरो की भूमिका बनाएंगे, तो वह चलने वाला नहीं। हीरो को तो फ्लॉप होना ही होना है। एक काल विशेष में आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि वह ओढ़ा हुआ और कृत्रिम तरीके से बनाई हुई एक तस्वीर है। यह जब आप जनता जनार्दन से मिलते हैं तो एक स्वाभाविक तस्वीर होती है, और लोग अपने आप का अपना जुड़ाव महसूस करते हैं और मुद्दों के साथ जोड़ना चाहते हैं जो नेता उठा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। गर्ग साहब के पास आऊं, लेकिन एक बाइट राहुल गांधी की कल हमने सुनाई थी, उसको फिर से सुनाना चाहूंगा, और यहां से समझना चाहते हैं हम कि क्या राहुल गांधी ने जैसे ही उनको सजा हुई, 2 साल की सजा, मैक्सिमम सजा, उसके बाद से, हालांकि पहले से सड़कों पे तो है ही, लेकिन उसके बाद से और वो राहुल गांधी इस बात के लिए तैयार हो गए कि अब जनता के अलावा कुछ नहीं है, न्यायालय और न्यायालय की जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। जरा सुन लेते हैं और फिर आते हैं सीधा गर्ग साहब के पास, और आज की तस्वीर से फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुनिए राहुल गांधी को। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा, अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। डिस्क्वालीफाई मी फॉर लाइफ, पुट मी इनसाइड जेल, आई विल कीप गोइंग, आई विल नॉट स्टॉप। गर्ग साहब, सीधा आपके पास जो कुछ चल रहा है और इसमें राजनीति किस दिशा में जाती हुई, राहुल गांधी की राजनीति किस दिशा में देखते हैं आप? राजीव जी, मैं राहुल गांधी की कोई राजनीति नहीं देख रहा हूं, मैं राहुल गांधी को देख रहा हूं। देखिए 2011 में राहुल गांधी भट्टा परसौल में गए थे, ये नोएडा के पास। ये भट्टा और परसौल दोनों मिले हुए 2 गांव हैं, और वहां गरीबों की जमीन को हथिया लिया गया था और आंदोलन हुआ था किसानों का। राहुल गांधी 2011 में जहां गए थे और आज जहां गए राहुल गांधी, उसमें कोई फर्क नहीं है। ये हमारी आंखों में फर्क आ गया है।
हमारे देखने में फर्क आ गया है। 2020 में राहुल गांधी हाथरस गए थे प्रियंका के साथ। आपको पता है कि हाथरस में क्या हुआ था। राहुल गांधी वही हैं। राहुल गांधी को समझने में इस देश ने देरी कर दी, राजीव जी, और कांग्रेस ने भी देरी कर दी। कांग्रेस बहुत देर से समझ पाई। आप सोचिए कि कितने सालों तक कांग्रेस के अंदर एक जो बीजेपी थी, वो कांग्रेस के अंदर बीजेपी, वो राहुल गांधी और गांधी परिवार पर कितने हमले करती रही और एक शानदार आदमी को डिप्रेस करते रहे एक षड्यंत्र के तहत। राहुल गांधी तो सालों से सड़कों पर ही है, राजीव जी। ये देश महलों में बैठा हुआ था। इस देश को एक नकली प्रधानमंत्री ने सपने दिखा रखे थे 15 लाख रुपए उनके खातों में डालने के, तो वो राहुल गांधी को देख ही नहीं रहा था। वो नकली आदमी अब एक्सपोज हो गया। राहुल गांधी वही है, मतलब वो ऐसे ही करेंगे। आप दुनिया के बड़े बड़े जो नायक हैं, दुनिया के देखिए, अमेरिका के देख लीजिए खासकर, वो क्या है, वो यही है। कैनेडी क्या थे? जनता क्यों पागल हो जाती थी उनके पीछे? मूल कारण ये था, या लिंकन हो या जितने तमाम लोग हों, जनता का नायक बनना और एक हुकूमत का नायक बनना। राहुल गांधी महात्मा गांधी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जयप्रकाश नारायण बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो इन्होंने कहा, मीनू जी ने, विपश्यना जो है ना, वो डिटैचमेंट की साधना है। आप अपनी बॉडी से कैसे डिटैच करते हैं अपने आप को, अपने मन को संसार से कैसे डिटैच करते हैं। तो ये इसीलिए आप देखेंगे कि राहुल गांधी की जो पॉपुलरिटी है वो उस डिटैचमेंट से पैदा हुई है कि लोगों ने ऐसा आदमी देखा ही नहीं राजनीति में कभी गांधी के बाद। मतलब गांधी को तो देखा ही नहीं किसी ने, कौन देखेगा? 1948 में चले गए थे। तो जयप्रकाश जी को देखा है, मैंने देखा है, रात को 2-2 बजे तक मैं उनके साथ ट्रेवल करता था। तो रात को 1:30 बजे 2 बजे स्टेशनों पर बिहार में तमाम जगह लोग खड़े रहते थे देखने के लिए। ये वो फेनोमेनन है। राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए। राजीव जी, अब उनको शपथ लेने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लिए सांसद होना जरूरी नहीं। राहुल गांधी ये सिद्ध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ना कि आप मुझे कहीं भी फेंक दीजिए, जेल में फेंक दीजिए। जो भी एक चीज जो मुझे लग रही है बार बार कि ये सरकार, अगर राहुल गांधी कुछ नहीं है तो इतना उनके पीछे क्यों पड़ी है, उनको क्यों घेरना चाहती है, क्यों उनको जेल में भेजना चाहती है? डरती है सरकार। वो लगता है कि ये एक आदमी जो है, जैसे अंग्रेजों को लगता था ना कि ये एक आदमी हमें सत्ता से बाहर कर सकता है, निहत्था आदमी। ये निहत्था आदमी, ये जो हमारे नए अंग्रेज हैं, जो जिनके दोस्त, जैसे अंग्रेजों के जमाने में सारा धन जो है बाहर जाता था, अंग्रेज लूट कर ले जाते थे।
ये हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, इनके दोस्त ले जा रहे हैं सारा धन लूट कर बाहर। हर महीने लोग जा रहे हैं, मिलियनर्स जा रहे हैं अब तो देश छोड़ छोड़कर। अडानी के ऊपर आरोप यही तो है ना कि आप बताइए, ये कंपनियां, शेल कंपनियां जो हैं, जो आपने बनाई है, वो किसकी हैं? तो ये राहुल गांधी को घेर रहे हैं राजीव जी, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले सुप्रीम कोर्ट जाए, वो फैसला आए और ये सरकार उनको, राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करे, उनको जेल में डाले, उसके पहले राहुल गांधी पूरे देश को इतना रिचार्ज कर देना चाहते हैं, आंदोलित कर देना चाहते हैं कि इस देश को उनकी अनुपस्थिति का एहसास होना चाहिए। इस पूरे विपक्ष को उनकी कमी खलनी चाहिए कि राहुल गांधी हमारे बीच में क्यों नहीं है। और ये एक आदमी ही बदलेगा। मैं पहले भी मैंने कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि बाकी लोग कहाँ हैं? वो जो पटना में इतनी पार्टियां थी, उनके नेता कहाँ हैं? वो सड़कों पर क्यों नहीं दिख रहे हैं? राहुल गांधी के बगल में खड़े हुए क्यों नहीं दिख रहे हैं? वो नहीं दिखेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जैसी सामर्थ्य पैदा करना, उनके जैसी ईमानदारी उनके चेहरे पर नहीं है। वो कहीं ना कहीं, ये जो आपने तेलंगाना की सभा का जिक्र किया, आपने देखा कि मध्य प्रदेश में आए थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने एनसीपी पर हमला किया था, पवार की पार्टी पर, और आरोप लगाया था 70,000 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। और क्या हुआ? सारे भ्रष्टाचारियों को शामिल कर लिया उन्होंने अपनी पार्टी में। तेलंगाना में क्या किया उन्होंने? यही किया है। अब वो जो वहां के मुख्यमंत्री की बेटी को, जो आज जो चर्चा आपने बताई है, दिल्ली तक तार जुड़े हैं, तो वही है ना, शराब कांड है वो। आप आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ जो जुड़ा हुआ, तो ये दबाव की राजनीति कि अब आप भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, नहीं तो आपको भी हम खत्म कर देंगे। ये जो राजनीति चल रही है, और राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर आपको याद हो राहुल गांधी का भाषण भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जब वो तेलंगाना गए थे और तेलंगाना में उन्होंने सभा की थी, ये तो काफी पहले की बात है ना, चुनाव का तो तब कुछ था भी नहीं। तब उन्होंने केसीआर की सरकार पर आक्रमण किया था और उन्होंने कहा था कि हम इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, इस सरकार से समझौते का कोई सवाल ही नहीं उठता। राहुल गांधी समझौता नहीं कर रहे हैं, दिक्कत यह है। राजनीति में नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के अंदर नहीं कर रहे हैं। बीजेपी को एक उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में झगड़े होंगे, कांग्रेस में वो नहीं हुए। फिर उम्मीद थी छत्तीसगढ़ में होंगे। आपने देखा कि सिंहदेव को कैसे उप मुख्यमंत्री बना दिया, और आपने देखा ना कितने स्मूथली उन्होंने राजस्थान का मामला निपटा दिया। आपने देखा हो कभी विजुअल्स की, कैसे मीटिंग के बाद पायलट मुस्कुराते हुए बाहर निकले, कि जैसे कोई संकट में फंसा पायलट अपने विमान को सफाई के साथ नीचे उतार लेता है, वो मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पर। और गहलोत साहब आए नहीं जानबूझ करके मीटिंग में, वो वर्चुअली मौजूद थे। ये कमाल राहुल गांधी कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं। और एक नए फेज में राजनीति है अभी, और क्रिटिकल फेज है, ये बहुत क्रिटिकल फेज है। और एक जो आखिरी बात है वो ये कि जो अहमदाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस तरह से खेतों में जाने का काम तो कोई संत पुरुष ही कर सकता है, कोई आम आदमी नहीं कर सकता। ये बड़ी घटना है भारतीय राजनीति की। मैं अभी इतना ही बोलना चाहता हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय राजनीति में एक बड़ी घटना, और उस घटना का जिक्र हम कर रहे हैं। घटना
ये है कि राहुल गांधी के कदम जो बढ़ रहे हैं, उन बढ़ते हुए कदमों के पीछे पीछे क्या बीजेपी चलेगी, या बीजेपी अपने हिसाब से जैसे चलती आई है उसी हिसाब से आगे बढ़ेगी? सवाल बहुत सारे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने दांव, उसमें भी दो शब्द आप याद कीजिए, एक परिवारवाद और दूसरा भ्रष्टाचार। दोनों शब्दों के इर्द गिर्द खुद बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि आज जब कांग्रेस पार्टी और उनके प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कहा कि मैक्सिमम ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो या तो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या कुछ पीएमओ के चक्कर लगा रहे हैं या पीएमओ के इर्द गिर्द हैं। और उसमें उदाहरण था अभी कुछ दिनों पहले वाला उदाहरण, जम्मू कश्मीर में जो एक बंदा पकड़ाया था। तो ये सब आप जानते हैं। और क्या एक दूसरी राजनीति देश में चल रही है, और उसमें राहुल गांधी, जैसा बता रहे हैं गर्ग साहब कि राहुल गांधी हैं, और वहां राजनीति को अलग रख करके वो अपनी दिशा में एक सबसे बड़ी बात यहां कह रहे थे गर्ग साहब आप, और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि राहुल गांधी की सजा अगर सुप्रीम कोर्ट में समाप्त नहीं होती है, खत्म नहीं होती है, राहुल गांधी के खिलाफ फैसला जाता है, तो उनको जेल जाना होगा। और जेल जाने से पहले इस देश को राहुल गांधी अपने होने का, अपने अस्तित्व का जो मैसेज है, जो पैगाम है, वो दे देना चाहते हैं। और उसी कड़ी में वो आगे बढ़ रहे हैं। और आज आपने देखा कि धान की रुपाई कर रहे थे, यानी किसानों के बीच, खेतिहर मजदूरों के बीच, मनरेगा मजदूरों के बीच, बहुत सारे एक फसल, और वो भी रोपना बस इतना मात्र नहीं है, उसके पीछे बहुत कुछ है। उस कहानी के पीछे आप जाइए तो बहुत सारी चीजें, भारत की तस्वीर ऐसे ही निकल आएंगी। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, आपसे भी समझना चाहता हूं, और फिर जो राजनीति हो रही है उसमें राहुल गांधी जो कर रहे हैं, ये मतलब क्या योगदान कर सकता है? ये बहुत योगदान कर सकता है। आज राहुल गांधी ने वो जो बीज रोप दिए हैं, श्रवण गर्ग जी का जो ट्वीट है वो बड़ा इस बारे में मानीखेज है कि उन्होंने लोकतंत्र का, आज जो खत्म हो चुका है लोकतंत्र, काट दी गई है फसल, उसके बीज वापस से रोप दिए हैं। धान की फसल ये रोप दिए, ये अब धान की फसल तो जल्दी तैयार हो जाएगी, लेकिन उस लोकतंत्र की जो फसल तैयार होगी उसमें भी समय लगेगा। अब उसमें हम और आपको, मीडिया को, आम जनता को, बुद्धिजीवियों को, शिक्षाविद, जो समझदार लोग हैं, जागरूक नागरिक हैं, उन सबको इस फसल की देखभाल करनी पड़ेगी जो राहुल गांधी बो रहे हैं आज। तब जाके कहीं इस फसल को हम लहलाते हुए देखेंगे। लेकिन इस वक्त तो लोकतंत्र जो है वेंटिलेटर के ऊपर पड़ा हुआ है। और मोदी जी, आप देखिए तेलंगाना की रैली में आज, मतलब मुझे तो बहुत हैरानी होती है कि इनको क्या हुआ क्या है। आज वो तेलंगाना की सरकार से पूछ रहे हैं कि भाई आपने इतने लाख रोजगार देने का वादा किया था, कितने दिया आपने? उनको मतलब हद है मोदी जी की। अपने आप देखिए ना, आप बताइए कि आपने कितने रोजगार दिए? 2 करोड़ रोजगार आपने प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, आपके रोजगार कहां गए? मतलब 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर है देश के अंदर। और पिछले दिनों एक आंकड़ा आया था कि 45 करोड़ के करीब लोगों ने तो अपना रोजगार या नौकरी ढूंढना ही बंद कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि हमें नहीं मिलेगी। उसके अलावा वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, उसी वही तान छेड़ रहे हैं। और अभी भ्रष्टाचारियों जिनको कहते हैं, वो जिनके बारे में कह के चुके हैं और उनको अभी उन्होंने शामिल किया है। बात तो केसीआर की भी आ रही है कि केसीआर भी उस तरीके से अब आक्रामक नहीं है मोदी जी के ऊपर जिस तरीके से वो हुआ करते थे, क्योंकि उनकी बेटी वो जो दिल्ली का शराब घोटाला कांड है उसमें फंसी हुई है। तो ये कहा जा रहा है कि अब तो बीजेपी और केसीआर मिलकर लड़ेंगे तेलंगाना का इलेक्शन। तो मोदी जी को तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूं। राहुल गांधी को ये तो समझ में आ रहा है कि उन्होंने एक सूत्री कार्यक्रम ले रखा है, मुझे मोहब्बत की दुकान खोल दी है,
मुझे मोहब्बत की बात करनी है और नफरत को हटाना है इस देश के अंदर से। आर्थिक विषमता की वो बात करते हैं। मोदी जी को यही नहीं पता है कि कर क्या रहे हैं और बोल क्या रहे हैं। तो वो चीज जो प्रधानमंत्री अपनी विश्वसनीयता जो ऑलरेडी खो चुकी है उसमें और बट्टा लगा रहे हैं, और लोगों को अब तो बिल्कुल ही समझ में आने लगा है कि गप्पे मारते हैं, झूठ बोलते हैं, सच नहीं बोलते हैं। और जो बोल रहे हैं कि भाई लोग तो कह रहे हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप उससे सवाल पूछ रहे हैं राज्य सरकार के, उससे उन्हीं बातों के ऊपर, रोजगार के ऊपर और भ्रष्टाचार के ऊपर, जिसमें कि अपना आंचल खुद मैला है, अपना दामन खुद उनका दागदार है इस मामले में। तो उनके बारे में तो जितना कहा जाए वही मोदी अनंत, मोदी कथा अनंता है, ये स्थिति है राजीव जी। जी बिल्कुल, मोदी अनंत, मोदी कथा अनंता, बहुत बातें होती रही हैं और ओपनली होती भी हैं। और पिछले 9 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो चर्चा उनकी नहीं तो किसकी होगी। कई लोग परेशान होते हैं कि आप मोदी जी के बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं, लेकिन हैं वो प्रधानमंत्री हैं, उनकी चर्चा होनी भी चाहिए। अमलेंदु जी, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए यहां से आगे की राजनीति, और उस राजनीति में अभी बहुत सारी तस्वीरें आना बाकी हैं, बहुत लोगों के पैर धोते हुए, पैर छूते हुए, ये सब भी हम देखेंगे आने वाले समय में। बहुत सारे विकास कार्य की गाथाएं सुनेंगे हम, बहुत कुछ रोज सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। और ऐसे में राहुल गांधी की राजनीति, राहुल गांधी के जो कदम हैं, उस पर आपकी टिप्पणी। राजीव जी, मीनू जी फिर ऑफलाइन हो गई है, मीनू जी को याद कर रहा था मैं। जेएनयू में एक रमाशंकर विद्रोही हुआ करते थे, उनकी कविता थी, मैं आसमान में धान बोना चाहता हूँ, कुछ इस टाइप की, मतलब याद नहीं आ रही मुझे, मीनू जी होती शायद उसको ठीक करती, क्या है वो कविता। तो राहुल गांधी ने जो है वो आज आसमान में भी धान बो दिया है, जमीन में तो बोया ही है। और गर्ग साहब की मुताबिक जो है वो लोकतंत्र की उन्होंने फसल बोई है। निश्चित तौर पर राजीव जी, आगे की राजनीति जो है वो काफी कुछ मोड़ लेती हुई दिखाई देगी और काफी कुछ बदलती हुई दिखाई देगी। दरअसल राजीव जी, राहुल गांधी ऐसे ही है, ये बात बिल्कुल सही है। और राहुल गांधी की ये कोई राजनीति नहीं है। आपको याद होगा कि 2008 का मसला है शायद, वो विदर्भ का यवतमाल जिले में राहुल गांधी गए थे और वहां एक कलावती नाम की महिला से और फिर संसद राहुल गांधी ने उस कलावती किया था, फिर बाद में उसको था वो मदद दी गई थी कलावती को, और उसके बाद जो है शायद मनरेगा उसी के बाद आई थी। उस कलावती का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर बाद में मजाक उड़ाया था। मुझे ध्यान पड़ता है शायद 2013 या 14 के किसी फिक्की या एसोचैम के किसी कार्यक्रम में कुछ था, उसमें उन्होंने उसका कलावती का मजाक उड़ाया था। लेकिन अमलेंदु जी का आज नेटवर्क फोटो सेशन कराने के लिए पहले भी डिस्कनेक्ट हो गए थे अमलेंदु जी। जी अमलेंदु जी, तो मैं यही कह रहा था कि ये कोई फोटो सेशन नहीं है जिसे कराने के लिए राहुल गांधी जो है वो घूम रहे हैं जगह जगह। फोटो सेशन तो वो होता है कि आप 25 तरीके से कैमरे लेकर के घूमते हैं और फोटो सेशन करा के आ जाते हैं और दिन में 25 दफे आप कपड़े बदलते हैं। ये असल में जनता से असली संवाद है, वही राहुल गांधी इस समय कर रहे हैं। तो ये जनता से जो असली संवाद है राजीव जी, ये असल में काफी परेशानियां पैदा करने वाला है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सत्ता में सब भारतीय जनता पार्टी है, और जो चुनौतियां पेश हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही पेश हो रही है। क्योंकि लड़ाई अगली जो है वो कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की ही होनी है। ये सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है, और तमाम विश्लेषक भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। इसीलिए राहुल गांधी पे इतने हमले जो बाबा जो किए जाते हैं वो इसलिए किए जाते हैं कि सबको मालूम है कि लड़ाई कांग्रेस के साथ ही होनी है। विपक्ष भी जो इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहा है, तो इसलिए कांग्रेस के साथ विपक्ष जो लामबंद हो भी रहा है। तो राहुल गांधी ये सब जो कुछ कर रहे हैं कुल मिलाकर के राजीव जी, मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा परेशानियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ेंगी। अब आपने बीच में जैसे कहा था कि प्रधानमंत्री जो है वो वंशवाद और परिवारवाद की सबकी बात करते रहते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था, कई साल हो गए ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देखी थी, अब ध्यान नहीं आ रहा कौन सी पिक्चर थी, क्या थी। तो उसमें चोर भाग रहा है, आगे आगे पीछे भीड़ भाग रही है, तो वो चोर जो है वो चोर चोर चिल्लाता हुआ दौड़ने लगता है। तो आगे जो लोग होते हैं वो खड़े होकर उस चोर को नहीं पकड़ते हैं, बल्कि उसको निकलने देते हैं और फिर भीड़ में शामिल हो जाते हैं, चोर 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 चोर। तो प्रधानमंत्री की जो स्थिति इस परिवारवाद और वंशवाद को लेकर के
उस पिक्चर के जैसी बिल्कुल हो रही है, वो आगे आगे भाग रहे हैं, परिवारवाद और वंशवाद चिल्लाती हो, ताकि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है वो वंशवाद और परिवारवाद और भ्रष्टाचार जो है इसके बारे में कोई बात ना करने पाए। तो ये कुल मिला के राजनीति की स्थिति है। देखिए, हर पार्टी की और हर नेता की अपनी एक राजनीति होती है। राहुल गांधी अगर जनता से कनेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री की कोई राजनीति नहीं है, वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो भी राजनीति कर रहे हैं, वो भी लोगों से मिलते हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं मिलते हैं। बात अलग की है कि वो किस तरीके से प्रायोजित तरीके से मिलते हैं, मन की बातें करते हैं, मनमौजी बातें करते हैं, वो अलग का मसला है, लेकिन मिलते वो भी है। लेकिन दोनों को मिलने में जो अंतर है राजीव जी, उसको जो है समझाया जा सकता है, उसको जनता किस तरीके से याद रखती है ये भी समझाया जा सकता है कि किस तरीके से याद रखा। यानी जिस कलावती से राहुल गांधी 2008 में मिले थे, उस कलावती की 2008 में क्या स्थिति थी और आज उस कलावती की क्या स्थिति है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में जिन सफाई कर्मियों के पैर धोए थे, उन सफाई कर्मियों की उस समय क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति, अगर इसका आकलन कर लिया जाए तो समझा जा सकता है कि राहुल गांधी की जनता से मिलने में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनता से मिलने में क्या जमीन आसमान का अंतर है। ये अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। तो यही मुझे लगता है कि जो अंतर राहुल गांधी पैदा कर रहे हैं वो बिल्कुल निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा परेशानी करने वाला है। राहुल गांधी जेल जाती है कि जेल से बाहर जाते हैं, वो बात की बातें जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और क्यों जाएंगे और क्यों नहीं जाएंगे, वो सारा अलग के मसले हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी क्या क्या दांव पे चलेगी वो भी अलग के मसले हैं। लेकिन राहुल गांधी की राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा परेशान कर रही है, और इसलिए राहुल गांधी के ऊपर इतने ज्यादा हमले जो है वो किए जा रहे हैं। अब मैंने अभी देखा कि अभी थोड़ी देर पहले जो IT सेल के इंचार्ज है, उन्होंने कोई 30 सेकंड की क्लिप जो राहुल गांधी की वो धान रोपाई वाली जो उसके बाद वो जारी कर दी कि साहब देखिए अब वो जो है वो फोटो सेशन हो गया, अब सबसे कहा जा रहा है हटो, जो सुरक्षा कर्मी है उनके साथ लगे हुए हैं, अगर वो अपने घेरे में लेकर के चल रहे हैं तो कहा जा रहा है कि हटो की राजनीति हो रही है। तो यही जो है सब तरीके मतलब भारतीय जनता पार्टी परेशान क्यों है? अगर राहुल गांधी के धान रोपने से भारतीय जनता पार्टी की फसल नहीं सूख रही है, भारतीय जनता पार्टी का कीचड़ जो है वो नहीं सूख रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? राहुल गांधी कहीं भी धान रोपने दो, भारतीय जनता पार्टी का क्या बिगड़ता है? लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो रही है इस धान रोपने से, इसलिए भारतीय जनता पार्टी राजीव जी निश्चित तौर पर विचलित है और परेशान है। जी, विचलित और परेशान भारतीय जनता पार्टी क्यों है, इसकी चर्चा कर रहे थे अभी अमलेंदु उपाध्याय जी। आना चाहता हूं स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, कैसे यहां से लेकर के और राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसके बाद देखिए घटनाक्रम कितनी तेजी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र का घटनाक्रम, पहले मणिपुर जाते हैं राहुल गांधी, मणिपुर से आते हैं महाराष्ट्र में कुछ जो है सरकार में और खासकर एनसीपी में तोड़ फोड़ की बात आ जाती है सामने। एनसीपी की बात अभी चल ही रही होती है कि राहुल गांधी की सजा पर फैसला का दिन सामने आ जाता है, और उसके बाद आज राहुल गांधी निकल पड़ते हैं और वो भी धान के खेत में। ये सब कुछ हम देख रहे हैं। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल और आज 4 राज्यों में 7 और 8 तारीख को 4 राज्यों में 5 सभाएं करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज हालांकि एक और भी इवेंट है, वो है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव समाप्त हो चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री भाषण जहां जहां भी देते हैं भ्रष्टाचार को याद करते हैं, परिवारवाद को याद करते हैं। क्या लगता है, जरा ये समझना चाहता हूं, इस राजनीति को समझना चाहता हूं स्वामी जी, कि ये बात ऑलरेडी एक्सपोज्ड है, ये दोनों शब्द जो हैं एक्सपोज्ड हैं। बच्चे से भी पूछिए तो मेहुल चोकसी का नाम लेता है, ललित मोदी का नाम लेता है, ऐसे तमाम भगोड़ों का नाम लेता है, और हिंदुस्तान में भी बैठे हुए ऐसे चोरों का नाम लेता है। लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री जो हैं वो वही रट लगाए हुए हैं और वो दावा करते हैं कि हमारे यहां सब कुछ सही है, हमारे राज्य में सब कुछ सही है, पिछले 9 साल में भारत जो है विकास में नंबर 1 है। ये कैसे संभव है? कैसे अगर एक आदमी जो है वो बार बार डंके की चोट पे कहता है कि यहां परिवारवादी पार्टियां हैं, यहां भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं, और वो उन्हीं के साथ, उन्हीं की पार्टी, उन्हीं की सरकार में एनसीपी के उन लोगों को तोड़ के लाते हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, जिनके ऊपर खुले तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप है, जो जेल जा चुके हैं। कैसे माना जाए? क्या इस देश की राजनीति, या इस राजनीति छोड़ दीजिए, किनारे रख लें, यहां की जनता इतनी बेवकूफ है कि एक आदमी जो कहता है वो सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार हैं? क्या 2 साल पहले निकल गए शाम को 7 बजे ताली और थाली बजाने के लिए आज भी निकल जाएंगे? ऐसा लगता है आपको?
देखिए राजीव जी, हम लोग मैनेजमेंट साइंस में ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, ट्रेंड कैसी है और उसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है उसका प्रभाव देख के ट्रेंड को सोचते हैं कि आगे कैसा होगा। आप कुछ घटनाएं देखिए, शवन जी ने जैसे कहा, राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लिया, उन्होंने राजस्थान को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लिया। देखिए, राहुल गांधी कोई चीज हैंडल नहीं करते, मोदी जी कोई चीज हैंडल नहीं करते। जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो एनवायरनमेंट में परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी वजह से आज से 8 महीने पहले लोग मोदी को और शाह साहब को चाणक्य कहते थे, वही लोग आज राहुल गांधी को चाणक्य इसलिए कह रहे हैं। आज के तारीख में कोई भी आदमी कांग्रेस छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के अंदर एक रूपांतर देखा है, राहुल गांधी के व्यक्तित्व में एक रूपांतर देखा है कि ये उभरता हुआ सितारा है, ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, और जिस तरीके से जा रहा है, जिस गति से ये जा रहा है, 6 महीने के बाद ये आदमी रोके नहीं रुकेगा। और दूसरी तरफ जो मोदी जी के साथ के लोग थे, जो 7 महीने पहले तक ये कहते थे कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है और अमित शाह से बड़ा कोई चाणक्य नहीं है, आज के तारीख में बीजेपी लोग लगातार छोड़ रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, जैसा कर्नाटका में हुआ, हर जगह। इसका कारण क्या है? अब सोचिए, वो नंद कुमार साय जो कि एकीकृत मध्य प्रदेश के अध्यक्ष थे और आदिवासियों के हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता हैं। आप राजीव जी एक सर्वे कराइए, मैंने सर्वे किया, जो 50 समर्थक कांग्रेस के थे, जो आज से 7 महीने पहले, उसमें से 20 लोग निराश थे राहुल गांधी से और कांग्रेस से। कांग्रेस ये मानने लगे थे कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। आज के तारीख में न केवल वो 20 लोग कांग्रेस की तरफ वापस आ गए हैं, उनका विश्वास राहुल गांधी की तरफ बढ़ा है, बल्कि जो 50 लोग बीजेपी के कट्टर समर्थक थे, उसमें से 20 लोग ऐसे हैं जो कि अब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो छवि बनाई थी वो गलत थी। राहुल गांधी एक अच्छे आदमी हैं, दिल वाले आदमी हैं, लोगों के साथ घुलने मिलने वाले आदमी। अब राजीव जी सोचिए, देश के लिए सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से तपस्या और त्याग करने वाला अगर कोई परिवार है तो पंडित मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्होंने अपने देश की सारी संपत्ति देश को दान दे दी। उस परिवार का लड़का अगर आज की तारीख में इस प्रकार से विचलित हुए बिना, अगर कोई दूसरा धीर चीर समर्पित व्यक्ति ना होता, जैसे शवन जी ने कहा, कोई संत व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है, ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जो कि माया मोह से ऊपर उठ गया हो, जो कि योगी की श्रेणी में आ गया हो, जो कि इतनी बड़ी घटना होकर विचलित हुए बिना कि उसका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, कहीं उसको जेल न जाना पड़े। देखिए, ये योगी की परिभाषा है। योगी वो होता है जो विचलित नहीं होता, जो सुख में बहुत ज्यादा सुखी नहीं होता, दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता। तो वो योगी के सारे गुण आज की तारीख में राहुल गांधी में दिख रहे हैं, और ये दिख रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि पूरी तरह से एक ऐसे मायाजाल भ्रमजाल में न केवल फंसा है, बल्कि पूरे समाज को उसने फंसाने का प्रयास किया है, उसका ट्रेंड नीचे जा रहा है, राहुल का ट्रेंड ऊपर जा रहा है। और जिस प्रकार के एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, और मेरी राजीव जी ये मैं सोचता हूं अगस्त के बाद, ये जुलाई चल रहा है, अगस्त के बाद आप इतना, मैं अपनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैनेजमेंट साइंस की जो ट्रेंड एनालिसिस है और उसका एक्स्ट्रापोलेशन करके बता रहा हूं, अगस्त के बाद राहुल गांधी का ब्रांड मोदी के ब्रांड से दुगना ज्यादा पॉपुलर होगा। जनता मोदी के पीछे ऐसे भागेगी जैसे अभी बताया गया कि बीजू पटनायक जी के साथ हुआ करता था, और मोदी जी अब इसलिए विचलित हो गए हैं, उनके लोग उनको छोड़ रहे हैं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में जो सबसे बड़ी समस्या होती है, जब लीडर वीक होता है, उसके ही लोग उसको घेर के मार देते हैं, इससे वो विचलित है और परेशान है। विचलित और परेशान क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता लीडरशिप की बात हो रही है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें यहां हो रही हैं। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें लगती हैं पॉलिटिक्स में भी, और कांग्रेस को भी कहा जा रहा है कि एक अच्छा मैनेजर मिल गया है, लेकिन ये जो
भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जिसे कह रहे हैं हम लोग, जिसमें राहुल गांधी अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं। और गर्ग साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जब भट्टा परसौल के दौर में जब राहुल गांधी थे, या मलकानगिरी और ऐसे बहुत अलग अलग जगहों पे हमने बहुत अलग अलग तस्वीरें देखी राहुल गांधी की, 2004 से 2012 के बीच की जो तस्वीरें हैं, वो 2012 से लेकर के 2019 के बीच वो तस्वीरें थोड़ी सी कम हो गई थी। याद कीजिए, वो तस्वीरें कम हुई थी, और वो कम होने के पीछे राहुल गांधी कारण शायद नहीं हो, इसके पीछे कारण कुछ और भी हो सकता है, जिसका जिक्र बार बार हम लोग करते भी हैं। लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं, इन तस्वीरों में एक तो यह कहा जाता है कि सबसे पहले आपको मजबूती अंदर से मिलती है, यानी आपको आपके परिवार से मजबूती मिलती है। परिवार के 4 लोग अगर आपको उत्साहित करते हैं तो आप में उत्साह भरता है। और वो राहुल गांधी में, परिवार से मतलब कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूं, कांग्रेस में वो अब शायद दिखाई दे रहा हो, क्योंकि तभी तो राहुल गांधी वहां तक कर रहे हैं। और जब राहुल जाते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक चर्चा भी उसकी हो रही है, हम आप भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यहां से, क्योंकि हम चर्चा राहुल की तारीफ करने नहीं बैठे हैं, हम यहां चर्चा इसलिए करने बैठे हैं, राहुल की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे देश की तस्वीर दिखाई देती है। इससे आने वाले समय में 2024 में कैसी तस्वीर बनेगी वो दिखाई देती है। इससे वो दिखाई देता है कि किसी को वॉक ओवर नहीं मिल रहा है और एक पार्टी फाइट करती हुई दिखाई देती है। और यहां से फिर बेंगलुरु की तरफ हम बढ़ते हैं अगर प्रशांत जी, तो फिर क्या कुछ दिखाई देता है। पटना की तस्वीर बेंगलुरु की तस्वीर से कितनी अलग बेंगलुरु की तस्वीर पटना की तस्वीर से कितनी अलग दिखाई देती है। और इस बीच हो सकता है कि हम आज जो तस्वीर देख रहे थे, जो विजुअल्स राहुल गांधी के सुबह से चल रहे हैं धान के खेत में, वो ऐसे विजुअल्स और भी देखे हो सकता है कल को, परसों को सुबह उठ करके आप हम तमाम साथी। तो कैसे देखते हैं, क्या फर्क देख रहे हैं पटना और बेंगलुरु में, क्या फर्क देख रहे हैं 19 और 24 में, क्या फर्क देख रहे हैं आप कर्नाटक और 5 राज्यों के चुनाव में? जी राजीव जी, चुनावी अंकगणित से आगे की बात करते हैं जी। चुनावी अंकगणित तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन ये जो तस्वीरें अभी आ रही हैं हमारे पास, इन तस्वीरों में सीटें, परसेंटेज ऑफ वोट नहीं गिनना चाह रहा हूं। आप देखिए कि इस देश में अभी मौजूदा हालात क्या हैं। लिंचिंग हो रही है, गाय के नाम पर ट्रक रोक के सरेआम हत्याएं हो रही हैं, मारा जा रहा है लोगों को। मुख्यमंत्री या सरकार में बैठे हुए लोग, अफसर, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी मुकदमे के बुलडोजर से मकान गिरा रहे हैं लोगों के, कमजोर वर्गों के खासकर। इतनी नफरत सोशल मीडिया में हर तरफ। कोई बीजेपी का से जुड़ा हुआ व्यक्ति एक आदिवासी नौजवान के सर पे पेशाब कर रहा है, और इस तरीके की तमाम घटनाएं रोज ब रोज हम देख रहे हैं। मीडिया एक तरफ है, सरकार का भोपू है। जो सरकार का भोपू मीडिया नहीं, वो उसमें हिम्मत नहीं बची है, या हिम्मत बची हो तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसके अंदर ये साहस नहीं है कहने का जो बात श्रवण गर्ग जी कह रहे हैं। बड़े कम बुद्धिजीवी बचे हमारे देश में तो ये बात कह पा रहे हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरे एक मित्र संपादक ने कहा कि राहुल गांधी अच्छा काम कर रहा है, मैं लिखता नहीं हूं क्योंकि मैं ट्रोल हो जाऊंगा। बुद्धिजीवियों की ये स्थिति हो गई है। सरकारी तंत्र, सुप्रीम अदालतों की स्थिति हम देख रहे हैं कि क्या है। एक दिशा में फैसले आ रहे हैं। चुनाव आयोग एक बिल्डिंग रह गया है केवल। चुनाव आयोग का संवैधानिक जो संस्थागत अस्तित्व वो नहीं रह बचा। अभी स्थिति यह है राजीव जी कि हम स्थानीय निकायों के चुनाव में भी 12-12, 13-13 हत्याएं हो रही हैं, आगजनी हो रही है। यानी पूरे देश में आप देखिए कि सिस्टम चरमरा चुका है। लग ही नहीं रहा है कि इस देश में संवैधानिक स्कीम के तहत सरकारें चल रही हैं,
संवैधानिक स्कीम के तहत जो है निजाम चल रहा है। विपक्ष 90% विपक्ष ईडी सीबीआई के घेरे में है या डरा हुआ है। कम लोग हैं, लालू यादव जैसे लोग हैं, नीतीश कुमार हैं, जो बात रख रहे हैं अपनी। ऐसे माहौल में राहुल गांधी का लगातार आरएसएस के ऊपर वैचारिक हमला करना, लोगों से इस तरह से कनेक्ट करना, जाकर ट्रैक्टर चलाना, ये सब चीजें आप समझिए कि एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि सिल्वर लाइनिंग, ये एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि हाँ अभी एक उम्मीद देश में बची हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। और एक जो अंकुर होता है वो पूरी एक फसल तैयार कर सकता है। तो राहुल गांधी इस वक्त वो काम कर रहे हैं जो काम बहुत से लोगों को करना चाहिए था, मीडिया में, बुद्धिजीवी में, वो काम नहीं हो रहा है। दूसरा, एक असर क्या जा रहा है, कांग्रेस के वर्कर्स पे इसका असर जा रहा है, कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों पे असर जा रहा है। इस देश में अब 5 जगह राजीव जी कांग्रेस की भी सरकारें हैं, अपनी या गठबंधन के साथ, और सत्ता जो है वो एक तरीके का अहंकार देती है। पुलिस होती है, निजाम होता है, बत्तियां होती हैं, हुटर होता है। आप देखिए कि कांग्रेस के वर्कर की किसी के सर के ऊपर पेशाब करने की तस्वीरें नहीं आ रही हैं। जहां वो सत्ता में वहां भी वो तस्वीरें नहीं आ रही कि कांग्रेस के वर्कर घुस गए और उन्होंने मारपीट कर डाली किसी के साथ, किसी के ट्रक को रोक के उसकी हत्या कर डाली। ये असर जो ट्रिकल डाउन है वो बहुत जबरदस्त हो रहा है। तो एक नया विचार जो है इस देश में फल फूल रहा है, ये बड़ी उम्मीद की किरण है और यही इस देश को बचाएगा। आप देखिए कि राहुल गांधी को हटा दीजिए सिरे से, तो इस देश की में तस्वीर कितनी नाउमीदी पैदा करती है कि विपक्ष डरा हुआ है, मीडिया गोदी में है, सरकारी तंत्र बैठा हुआ है, संस्थाएं खत्म हो चुकी हैं, अदालतें, जज डरे हुए हैं, डर के फैसला कर रहे हैं या फैसला नहीं कर रहे हैं, इंसाफ नहीं हो रहा है। सीबीआई, ईडी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह काम कर रही हैं, पुलिस जो है वो एक बाउंसर्स की तरह काम कर रही है दलित और मुसलमानों के खिलाफ। ये स्थिति इस देश की है। उस स्थिति में अगर राहुल गांधी एक इमर्ज हो रहा है और कनेक्ट कर रहा है लोगों से, ये इस देश के लिए उम्मीद जगाने की बात है। राजीव जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी नहीं है विपक्ष में, एक अकेला नेता, सुनील शुक्ला जी, एक अकेला नेता विपक्ष में दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी विपक्ष में भी देखा जाए तो, और राहुल गांधी को अगर किनारे कर दें थोड़ी देर के लिए, और किनारे करने का पूरा इंतजाम सरकार ने कर रखा है, केस है, केस के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट से अगर उनको रोक नहीं लगती है उनके केस पर तो उनको जेल जाना होगा। उसके बाद सड़कों पर विपक्ष का कौन सा नेता दिखाई देता है, ये एक बड़ा सवाल तो है। क्या एक वैक्यूम है राहुल गांधी के अलावा विपक्ष में? सरकार पे जिस तरीके से हमले होने चाहिए थे, जिस तरह का जनमत तैयार किया जाना चाहिए था, अपेक्षा थी विपक्षी दलों से, निश्चित रूप से विपक्षी दलों ने निराश किया। लेकिन इस देश में लोकतंत्र है और सुरक्षित है, लोगों के मन में यह लौ बनी रहे, इसमें सबसे बड़ा योगदान राहुल गांधी का है और उस लौ को और मजबूत किया उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने। अब सोचिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में एक शहर है वाराणसी, उस शहर में विनोबा भावे ने 1948 में सर्व सेवा संघ करके एक संस्था की स्थापना की थी, समाजवादी विचारधारा के प्रसार के लिए। सरकार की निगाह उसके ऊपर पड़ गई और ये हो गया कि उस पर सरकार कब्जा कर लेगी। जिलाधिकारी ने नोटिस दे दिया कि उस जो वहां पे जो वहां का निर्माण बचा है वहां पर उसको ढा दिया जाएगा, उसको आप लोग खाली कर दें। कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं। कुछ बुद्धिजीवी जो जयप्रकाश जी के साथ अटैच रहे हैं, जो संपूर्ण क्रांति में जिन्होंने भाग लिया है, समाजवादी आंदोलन में जिन्होंने शिरकत की है, पत्रकार बिरादरी के कुछ लोग
इनको छोड़ करके राजनीतिक दलों की तरफ से जो एक प्रतिकार होना चाहिए था, कहीं नहीं दिखाई पड़ा। कुछ लोग लेकर के इसको सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर सुनवाई करेंगे, और याचिकाकर्ता से कहा कि आप जिलाधिकारी से कह सकते हैं कि मैं इसकी सुनवाई सीजीआई खुद कर रहा है। स्थितियां ऐसी अभी इस तरह से निराशाजनक नहीं हुई हैं। कई संस्थाएं ऐसी हैं जो बार बार हमारे मन में यह ताकत देती हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र बचा रहेगा। हमारे देश में जो प्रतिकार की स्थिति है, असहमति की स्थिति है, या जो प्रवृत्तियां हैं वो बची रहेंगी। लेकिन इसको ताकत देने वाले जो संस्थाएं हैं, जो नेतृत्व है, निश्चित रूप से उसमें कमी है। राहुल गांधी से जो उम्मीद की जाती है, राहुल गांधी वही कर रहा है। राहुल गांधी को खारिज करने की जो कोशिश की गई, तमाम तरह की कोशिश की गई। राहुल गांधी तब इसकी चर्चा में नहीं, आपने उनका बयान भी सुनवाया कि आप उनको रहने दीजिए, चाहे जेल में भेज दीजिए, चाहे हमेशा के लिए आप उनको संसद से बाहर कर दीजिए, जीवन भर के लिए, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसी संकल्प के साथ ही आप इस देश में लोकतंत्र को बचा सकते हैं, या कहीं भी बचा सकते हैं। जब व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों को, संस्थाओं को नष्ट करने पर आमादा हो जाए, तो आपको इसी प्रतिबद्धताबद्ध लोगों की आवश्यकता पड़ती है। राहुल गांधी ने इसको साबित किया, और यही वजह है कि आप बात कर रहे थे कि बेंगलोर का जो चित्र होगा वो पटना से कितना अलग होगा। पटना में तो केवल एक रेखा चित्र बनी थी, उसमें रंग भर जाएंगे बेंगलोर की मीटिंग में। और आप सोचिए ना कि अभी जो हुआ तेलंगाना में, क्या हुआ तेलंगाना में, वाईएसआर रेड्डी की जो पुत्री हैं, उन्होंने कहा कि उस मीटिंग में शामिल होने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश से जो तरह तरह की, हालांकि कभी नहीं था, लेकिन सत्तारूढ़ दल के लोगों ने ये बात हमेशा लगातार फैलाते रहे कि आरएलडी जयंत चौधरी उस मीटिंग में क्यों नहीं गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। जबकि जयंत चौधरी ने प्रस्ताव पास करके नीतीश कुमार जी के पास भेजा था, और व्यक्तिगत पत्र भी लिखा था जयंत चौधरी ने, लेकिन चूंकि मीटिंग में उपस्थिति थी तो तमाम तरह की बात कही जा रही थी। जयंत चौधरी ने कहा कि वो उस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। उस बैठक में शामिल किसी नेता ने अब तक ये नहीं कहा कि हम उस बैठक में नहीं शामिल होंगे, या किसी तरह का मतभेद है। पंचायत चुनाव के दौरान टीएमसी नेताओं के आप बयान सुन लीजिए। त्रिकोणीय चुनाव हुआ है, वहां टीएमसी अलग थी, वामपंथी दल कांग्रेस अलग थे, और बीजेपी अलग थी। यह खेदजनक है कि कम से कम 14 लोगों की हत्याएं हो गई एक पंचायत के चुनाव में, और यही स्थिति होगी। सबको अपने अंदाजा लग गया कि जनता किधर जा रही है। पिछले चुनाव में ही टीएमसी 34% सीटें निर्विरोध जीत ली थी, आज उखड़ के कहां चली गई। मैंने आपके खिलाफ लोग खड़े होने लगे, आपका प्रतिकार करने लगे। इस बात सबके समझ में आ रही है कि विपक्ष को एकजुट होना होगा, और उस एकजुटता की धुरी राहुल गांधी ने ही लोगों को विश्वास दिलाया है कि यह सहमति और प्रतिकार की ताकत तो बने रहेंगे और हमेशा बने रहेंगे। यह जो उनकी प्रतिबद्धता है और यह जो उनकी कंसिस्टेंसी है, यही उनकी ताकत है, और पूरे विपक्ष के आंदोलन की ही ताकत है। उन्होंने कभी अपने मुद्दे नहीं बदले, कभी उन्होंने अपनी बात नहीं बदली, अपने अभियान को कभी उन्होंने शिथिल नहीं किया, आक्रामकता को उन्होंने कम नहीं होने दिया, और लोगों के साथ जोड़ने की जो उनकी प्रवृत्ति बन गई है उसको कम नहीं होने दिया। किसी दिन कोई ऐसा दिन नहीं होता, अगर दिल्ली में ही है तो करोल बाग में जाकर किसी स्कूटर मैकेनिक के पास बैठ गए, उससे बात कर रहे हैं। ये केवल जो आप लोगों के साथ जुड़े रहने की, उनकी समस्याओं के साथ जुड़े रहने की जो एक आदत बना ली है राहुल गांधी ने, यह किसी भी सत्तारूढ़ दल को चुनौती दे सकती है। क्यों नहीं देगी? सम्मानित प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सब चोर हैं, ये सब बेईमान हैं, इन्होंने इतने करोड़ रुपए का घपला किया है, तो आप कह क्यों रहे हैं? 9 साल से इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर दी आपने? ये कहने के लिए थोड़े बने हैं आप, कहने के लिए तो राहुल गांधी बने हैं। राहुल गांधी का काम है आरोप लगाना कि साहब यहाँ की सरकार भ्रष्ट है, वहां की सरकार भ्रष्ट है, वहां ये सरकार जो केसीआर की सरकार भ्रष्ट है। ये राहुल गांधी करने के लिए बने हैं। सरकार ये कहने के लिए नहीं होती है कि फलाने बेईमान है, फलाने शैतान है। अगर फलाने बेईमान है, ठिकाने शैतान है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करके बताइए आप। और अगर आप कार्रवाई नहीं किए रहते हैं तो केवल और केवल एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश करते हैं और कार्रवाई ही नहीं करते। आप ये लोग, जिन लोगों के ऊपर आप आरोप लगाते हैं उनको आप अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, गोया कि आप सुचिता की भी राजनीति करने के लिए तैयार नहीं है। बेईमानों को, चोरों को आप राजनीति से अलग करने के लिए भी तैयार नहीं है। एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके आधार पर अपनी विफलताओं को आप छिपा सके। और राहुल गांधी जैसा नेता उन विफलताओं को हमेशा हरा किए रखेगा। चिंता सब सत्तारूढ़ दल की सबसे बड़ी चिंता यही है
और विपक्ष की और उन लोगों की सबसे बड़ी ताकत भी यही है कि कम से कम लोगों के मुद्दे जीवित हैं। यह राहुल गांधी की जो राजनीति करने का अपना एक तरीका है। जी 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 बिल्कुल, राहुल गांधी की राजनीति करने का तरीका। राहुल गांधी की बात हम कर रहे हैं और श्रवण गर्ग साहब के एक ट्वीट का जिक्र भी अभी थोड़ी देर पहले सुनील शुक्ला जी ने किया था। उस ट्वीट को सामने लाना चाहता हूं, गर्ग साहब के पास सीधे आता हूं। क्लोजिंग कमेंट भी आपका और चर्चा संविधान से, देश के लोकतंत्र से। जरा ये ट्वीट जब फुल स्क्रीन ले आइए, इस ट्वीट को फुल स्क्रीन अगर ला पाए तो फुल स्क्रीन लाइए इसको जरा, क्योंकि पूरा ठीक से दिखे। और बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ लिखी हुई हैं, गर्ग साहब ने जो लिखी है उसमें जो थोड़ा नीचे करो, हाँ नीचे लाओ, क्योंकि राइट साइड में वो दिखाई शब्द नहीं दिख रहा है। लोकतंत्र की जो फसल काट कर बर्बाद कर दी गई है, ये आदमी उसी लोकतंत्र के पौधे फिर से रोप रहा है। और ये आदमी कौन है? तो ये आदमी राहुल गांधी है। श्रवण गर्ग साहब का ये ट्वीट इसी का जिक्र कर रहे थे हमारे साथी सुनील शुक्ला जी थोड़ी देर पहले, और बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट है ये। और यहां से हम जरा आगे की राहुल गांधी की तस्वीर तो बता ही रहे थे, लेकिन आगे की राजनीति आपसे समझना चाहता हूं। जो सवाल लेकर के आया था मैं सुनील शुक्ला जी के पास, उसी सवाल के साथ आपके पास भी आना चाहता हूं कि क्या एक वैक्यूम है? अगर राहुल गांधी नहीं तो विपक्ष में कौन? और ये कौन इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। अब राहुल गांधी के पास सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट से उनको अगर राहत नहीं मिलती है तो क्या हम वो वैक्यूम दिखाई हमको देता है, या कुछ और देखते हैं हम? किस रूप में देखा जाए गर्ग साहब? राजीव जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। राहुल गांधी को बनाए रखना, बचाए रखना, उनको जेल से बाहर रखना इस सरकार के लिए जरूरी हो गया है। ये सरकार समझती नहीं है कि राहुल गांधी को अगर जेल भेज दिया और तो क्या हो सकता है, वो कल्पना नहीं कर सकती है सरकार। गांधी को सजाएं होती थी और जो जज होते थे वो रिक्वेस्ट करते थे कि आपको हम सजा नहीं देना चाहते हैं, हम छोड़ना चाहते हैं। आप अगर उनके डिफेमेशन केसेस को पढ़ें गांधी के, तो जज उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि आप एपोलॉजी कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, तो वो गांधी मना करते थे। और गांधी को कई बार पहले छोड़ा गया, मतलब सजा पूरी नहीं होने दी गई। उनके लिखे पर एक डिफेमेशन केस हुआ, उसमें जल्दी छोड़ा गया उनको, क्योंकि अंग्रेज समझते थे कि गांधी का बाहर होना क्यों जरूरी है, मतलब और अंदर अगर है जेल के तो वो कितना अंग्रेजों के लिए नुकसानदेह। मतलब गांधी को जेल में रखकर वो अपनी भारत पर अपनी गुलामी नहीं बढ़ा सकते थे। इस सरकार को समझ में आना चाहिए राजीव जी, कोई वैक्यूम नहीं क्रिएट होगा। राहुल गांधी देश को इतना चेतन बना जाएंगे कि ये सरकार को समझ में आ जाएगा कि ये आदमी क्या करके चला गया। देखिए, मैं जो बात कहना चाहता हूं वो एक अलग बात है जी। भारतीय जनता पार्टी में मैंने पहले भी कहा है, जो विद्रोह की शुरुआत होगी वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से होगी। 2 दिन पहले, 2 दिन नहीं, कल गडकरी साहब ने एक बात कही, ये जो महाराष्ट्र में पूरा ड्रामा हुआ अभी अजित पवार वाला, कि जो मंत्री बनने के लिए विधायकों के सूट सिले हुए थे, अब उसका क्या होगा। उनका कहना था कि इतनी भीड़ हो गई है कि जो पार्टी के लोग थे सूट सिला के बैठे हुए थे वो क्या करेंगे।
ये संकेत है कि बीजेपी में इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, इतनी ज्यादा निराशा। और आपको दिखाना चाहिए कि कर्नाटक में अभी बीजेपी की जो बैठक हुई थी उसमें बम्बई पर किस तरह के हमले किए गए, उसमें कितने आपस में झगड़े हुए। ये जहां जहां हारेंगे बीजेपी वहां वहां विद्रोह होगा। जैसे पुराने जमाने में जब सेनाएं हारती थी तो सेनापतियों में लड़ाइयां होती थी, सैनिकों में लड़ाइयां होती थी, मारकाट मचती थी। ये वो होने वाला है। अब कल्पना कीजिए कि अगर ये हुकूमत चली गई, एक हाइपोथेटिकल सवाल, तो जनता उन लोगों के साथ क्या सलूक करेगी जो उसको आज बचा रहे हैं। ये लोग डरे हुए हैं। आपने देखा रविशंकर प्रसाद की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका चेहरा दिखाइए आप जरा बोलते हुए, किसी क्लिपिंग को आगे दिखाइएगा। आप अनुराग ठाकुर को बोलते हुए दिखाइएगा, आप निर्मला सीतारमण को बोलते हुए दिखाइएगा। ये लोग गुस्से से भरे हुए हैं। इनका गुस्सा एक आदमी के खिलाफ है केवल। सीतारमण का गुस्सा राहुल गांधी के खिलाफ है। आप देखिए कि जब वो गए थे वहां कैम्ब्रिज में और जो लंदन में उन्होंने किया, उसके बाद किस तरह से नाराजगी जाहिर की। रविशंकर प्रसाद ने जो फैसला आया उसके बाद क्या टिप्पणी की कि माफी क्यों नहीं मांगते हैं, क्यों नहीं मांगी। माफी मांगने के बजाय कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं। ये लोग घबराए हुए हैं। कोई वैक्यूम नहीं होगा। अंग्रेज जब जा रहे थे इस देश से, जाने लगे, गांधी ने कहा आप जाइए, तो अंग्रेजों ने कहा, गांधी से रिकॉर्डेड है ये, कि देयर विल अनार्की इफ यू लीव योर कंट्री। तो गांधी का जवाब था कि अनार्की इज बेटर देन स्लेवरी। हमें अराजकता पसंद है गुलामी के बजाय। आप क्या समझते हैं कि जिन लोगों को ये अनाज दे रहे हैं 5 किलो या 15 किलो जो भी, वो लोग बचाएंगे इनको? नहीं। क्या उनको डर है कि ये चले गए तो भूखे मर जाएंगे ये लोग? नहीं, उनको डर नहीं। ये पूरा राहुल गांधी ने एक नैरेटिव को बदल दिया। और राहुल गांधी ने नैरेटिव को नहीं बदला। आप दूसरी चीज सोचिए कि कांग्रेस को बदल दिया। अब ये जो वैक्यूम जो है ना, वो नहीं है। आप देख रहे कांग्रेस में जो लीडरशिप अब आएगी या निकलेगी, जो लीड करेगी अंदर से, वो कहेगी राहुल गांधी की जरूरत नहीं है अब हमको। राहुल गांधी ने कर दिया, बहुत हम लोगों के लिए काम कर दिया है, अब हम करेंगे। साइलेंटली ये लोग काम कर रहे हैं। और ये जो एक अचीवमेंट है राहुल गांधी का, अलावा इसके कि जनता में जो उन्होंने एक नए किस्म का उत्साह भरा है, पार्टी में जो, और विपक्ष में जो, आप सोचिए कि इतना एक डिसिप्लिन विपक्ष। आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है राहुल गांधी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ? वो कह रहे हो कि ये क्या कांग्रेस, और हम नहीं मानते कांग्रेस को, या कोई आवाज ही नहीं है। क्या किया जब ये शरद पवार दिल्ली गए अपनी पार्टी की बैठक करने, तो राहुल गांधी उनसे मिलने गए, उनसे और सुप्रिया सुले से जी। उनको बताने गए कि मैं आपके साथ हूं। और मैं आपके साथ हूं का मतलब यह कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। वो राहुल गांधी को एक यूनाइटेड एनसीपी और फ्रैक्चर्ड एनसीपी में उन्होंने शरद पवार को लेकर कोई फर्क नहीं किया कि ये पार्टी कमजोर हो गई है तो अब शरद पवार की क्या जरूरत है हमको।
राजनीति में जो मॉरलिटी की, हाँ, राजनीति में मॉरलिटी की जो जरूरत है कि कमजोर के साथ खड़े होना, जो आप बार बार बता रहे हैं राहुल गांधी को, वो ये है, वो ये कह रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि कमजोर के साथ खड़ा हूं मैं, चाहे वो पार्टी हो या व्यक्ति हो या देश हो। तो ये उसमें जो आपका सवाल है कि उनकी अनुपस्थिति, राहुल गांधी इतने अपने क्लोन्स खड़े कर देंगे कि उनको मोदी के भक्तों की तरह मुखौटे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा कि मोदी के मुखौटे कितने पॉपुलर थे, कि जो अब आपको दिखता है कोई मोदी का मुखौटा लगाए हुए, क्योंकि जब मोदी खुद मुखौटा हो गए हैं तो उनके समर्थकों ने मुखौटे लगाना बंद कर दिए। अब उनके कोई मुखौटे न तो बिकते हैं बाजार में, न दिखते हैं, न उनकी सभा में आपने देखा होगा कि कोई सुनने वाले उनके मुखौटे लगा के जय जयकार नहीं करते हैं। पर राहुल गांधी अपने क्लोन तैयार कर रहे हैं, और वो क्लोन वो किसी लेबोरेटरी में नहीं कर रहे हैं, वो क्लोन कर रहे हैं धान रोपते हुए कर रहे हैं, मैकेनिक के साथ। वो ट्रक में बैठ के चले, तो गडकरी ने अभी क्या कहा कि ट्रक चालकों को के लिए उनके केबिन में एसी इंस्टॉल किए जाएंगे और उसकी अनिवार्यता के लिए अधिसूचना शीघ्र की जाएगी। ये अभी गडकरी ने कहा। अरे भाई, आपको हिंदुस्तान के जो ड्राइवरों की चिंता अचानक से कैसे हो गई? आपने देखा ना कर्नाटका का फैसला, वो जो फूड डिलीवरी के जो लोग हैं, जो जोमेटो वगैरह के, उनके लिए सरकार ने इंश्योरेंस किया है। सरकार गारंटी दी है उनके लिए कि वो ट्रेवल करते हैं साइकिलों से, मोटरसाइकिलों से, तो उनका बीमा सरकार 4 लाख 5 लाख का। ये वो वही है कि राहुल गांधी डिलीवरी बॉय के पीछे बैठ के जा रहे हैं। तो राहुल गांधी को पता है कि इस देश की आत्मा कहां है, सड़कों पर है, इस डिलीवरी बॉय की जिंदगी में है, और उसको बचाना जरूरी है। तो ये जो राजनीति के सोच में राहुल गांधी ने फर्क ला दिया है, वो बड़ी चीज है, वो परमानेंट है। राहुल गांधी, देखिए आप ये विजुअल आप दिखा रहे हैं, और आप कर्नाटक का फैसला अभी जो कल आया वो देख लीजिए जी। लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हमारा जो मीडिया है राजीव जी, वो गुंडागिर्दी कर रहा है। मतलब दाऊद चला गया, पर दाऊद हमारे ये जो गोदी मीडिया में दाऊद के क्लोन बहुरूपीय मौजूद है। ये नहीं दिखाएंगे, मैकेनिक को नहीं दिखाएंगे, डिलीवरी बॉय को नहीं दिखाएंगे, ये कुछ नहीं दिखाएंगे। इनको डर लगता है, क्योंकि राहुल आया और नोएडा गया, ऐसा है जी। बिल्कुल। तो इसलिए ये जो आप कह रहे हैं, आपकी चीज मैं कह रहा हूं कि राहुल की अनुपस्थिति, राहुल खड़े कर जाएंगे कि वो काम वही कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या काम कर रहे हैं? वो यही काम कर रहे हैं। गांधी जब जेल जाते थे तब देश में आंदोलन बंद नहीं होता था, कभी बंद नहीं हो। अगर राहुल गांधी के जेल जाने से, या नेहरू के जाने से, या मोतीलाल नेहरू के जाने से, जेल जाने से आंदोलन, या सरदार वल्लभ भाई पटेल के जेल जाने से बंद होता, तो देश को आजादी नहीं मिलती। इन लोगों ने देश में ऐसी चेतना इकट्ठी कर दी थी। राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं। ये जनता के बीच में पार्टी को ले गए हैं। अब इनकी पार्टी जनता हो गई है। मतलब कांग्रेस जो एक संगठन था, वो एक नागरिकों के समूह में बदल गया है। तो सरकार जो अब डर रही है
वो राहुल गांधी से नहीं डर रही है। राहुल गांधी के जो प्रतिरूप खड़े हो रहे हैं सड़कों पर, तो आप कितने लोगों को जेल में डालोगे, ये दिक्कत हो जाएगी। आप एक राहुल को डाल दो। जब भारत जोड़ो यात्रा में जितने लोग चले थे राहुल के साथ, अगर वो सब जेल पहुंच जाएंगे राहुल के साथ, तो आप क्या करोगे? आप वो कहेंगे हमको भी जेल जाना है राहुल के साथ। आप कैसे जेलों के फाटक पर क्या करोगे? आप कैसे रोकोगे इनको? ये जो चल रहा है ना राजीव जी, ये कुछ अलग चल रहा है। इसको आप राजनीति से मत जोड़िए। ये मैंने कहा ना आपको, ये आदमी भट्टा परसौल अभी मतलब 2000 कब की बात, मैंने 11 साल पहले की बात बताई आपको। हाथरस 2020, ये कोई आज का आपको दिख आज रहा है? मतलब वो जब तक जैसे भगवान घर में कथा नहीं हो तब तक भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, तो जैसा हो गया है कि ये कथा, राहुल गांधी कथा कर रहे हैं और भगवान के दर्शन करा रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ रख रहे थे और बहुत कुछ अलग अलग पहलुओं को यहाँ बता रहे थे कि क्या कुछ चल रहा है देश में और देश की सियासत किस दिशा में है, राहुल गांधी किस दिशा में जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि राहुल गांधी खुद कई राहुल गांधी तैयार कर रहे हैं, राहुल के क्लोन तैयार हो रहे हैं। जैसे महात्मा गांधी जब जेल के अंदर होते थे तो बाहर कई गांधी जो हैं वो अंग्रेजों से लड़ते थे। आने वाले वक्त में, और सबसे बड़ी बात है, गर्ग साहब ने उस दौर को भी देखा है, 74 से लेकर 77 के दौर को भी देखा है। और आप तो खुद अभी बताते भी रहते हैं जेपी, और उस समय एक नारा था, सिंहासन खाली करो। और वो कविता है दिनकर साहब की, जहां तक अगर मैं सही हूं तो, कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और अब आने वाले समय में क्या कोई और नई कविता हम सुनेंगे? हालांकि कल ही दिनकर साहब की एक और कविता